हेलो एवरीवन, आई एम अज्यूमिंग अकाउंट्स का पेपर अच्छा ही गया होगा एंड नाउ द टाइम कम्स फॉर योर लॉ स्ट्रैटेजी। ये जो गैप है इसको आप कैसे यूज करोगे? सबसे पहले बूस्टर रिवीजन बोल के आपके ऐप में अलग अलग मेरे जितने बुक्स थे सबके ऊपर अलग अलग रिवीजन रिकॉर्ड किया हुआ है एंड दे विल क्रिएट अ मैजिकल इंपैक्ट। सेकंड, एक एक नहीं दो वीडियोस थे डेज, फिगर्स एंड पेनल्टी बोलकर। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस से 24 साल से पढ़ा रहा हूं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, दोनों वीडियो, सारे क्वेश्चंस में यही तो होता है कंपनी लॉ के पेपर में, डेज, फिगर्स, पेनल्टी। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, दैट विल क्रिएट मैजिकल इंपैक्ट। थर्ड, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, सम टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ एमटीपी आरटीपी जो मुझे और नजर आए, वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में आपको रेफर करते हुए, ये अराउंड 47 पेज की पीडीएफ है, वो मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया है। ये दोनों के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको वीडियो लिंक्स दे दूंगा। एंड टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ एमटीपी आरटीपी इन दिस वीडियो, दिस शुड बी डन। तो ये करने के बाद आप आराम से कोर्स को समेट पाएंगे। पहले बूस्टर रिवीजन वाले वीडियोस को देखिएगा जहां चार्ट बुक से हुआ था, देन यू शुड सी डेज, फिगर्स, पेनल्टी एंड थर्ड लाइन ऑफ अटैक इज दिस टिपिकल क्वेश्चन वीडियो। ज्यादा लंबा नहीं है, आप थोड़ा फास्टर स्पीड पे भी देख सकते हो। टाइम अगर कम है तो आप इस मार्क पीडीएफ को भी देख लो तो भी आपका भला हो जाएगा। एंड द फोर्थ लाइन ऑफ अटैक, मेरा यही मानना है बार बार हर वीडियो में, अदर लॉज, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, पहले ये करो, बाद में कंपनी लॉ करो। और कंपनी लॉ में भी डिविडेंड अकाउंट, सीएसआर से बहुत बड़ा कयामत आने वाला है। इंपैक्ट असेसमेंट हो या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो या मल्टी ईयर प्रोजेक्ट हो या कहां कमिटी नहीं बनाना पड़ता है, अगर आपका सीएसआर स्पेंडिंग 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, और कई बार 50 लाख क्रॉस नहीं करने से भी बनाना पड़ता है अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट खुला हुआ है। जो मैंने बोला उस पर गौर फरमाइएगा, बहुत कुछ यहां पर गोलमाल है। सो यू हैव टू रिवाइज प्रॉपरली, डू नेग्लेक्टेड टॉपिक्स लाइक एनएफआरए के ऊपर भी करके जाइए, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी करके जाइए, और डेज, फिगर्स एंड पेनल्टी बहुत अच्छे से करिए। अब मैं चला जाऊंगा स्क्रीन से और एक के बाद एक वीडियो आता रहेगा टॉपिक वाइज, typical questions of MTP RTP. All the best. चलिए, पढ़ाई तो बहुत हो चुकी है। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई आइडेंटिफाइड फ्रॉम एमटीपी आरटीपी जो अभी करो या एग्जाम के 1.5 दिन पहले, 1 दिन पहले नजर डाल लेना चाहिए ताकि वहां ब्लॉक नहीं हो। तो आइए, ये है शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पीडीएफ आपको मैंने मेल भी किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है, प्लीज चेक कर लीजिएगा, और इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा। एमएनओ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मेरे पीडीएफ में अभी पेज नंबर 11 में दिख रहा है, हो सकता है नए एडिशन में ये बुक के लास्ट क्वेश्चन के आसपास दिखाई देगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर शेयर कैपिटल वाले इस जोन में। एमएनओ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इक्विटी कैपिटल, क्लास 1 इक्विटी, क्लास 2 इक्विटी। हमारे क्लास 1 इक्विटी इतने इतने हैं, हमारे क्लास 2 इक्विटी इतने इतने हैं। क्लास 1 इक्विटी में 1 वोटिंग राइट इज गिवन फॉर एवरी 1 शेयर, बट क्लास 2 जो इक्विटी है वहां पर 1 वोटिंग राइट इज गिवन फॉर एवरी 5 शेयर्स। ओके, यानी दिस इज डिफरेंट। At the time of issue, company had fulfilled all the conditions related to the issue of equity capital. The company wants to, पढ़ रहे हो ना आप, company wants to vary the voting rights of class 2 equity shares, यानी इसमें हम लोग वेरिएशन चाहते हैं, जिसमें वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स जो है उसको मैं बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू 1 वोटिंग राइट्स फॉर एवरी 10 शेयर्स। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस क्लास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स जो है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 1 वोटिंग राइट्स फॉर एवरी 10 शेयर्स। कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैव गिवन द पावर कि आप समय आने पर ऐसा कर सकते हैं, और इशू में कहीं प्रोहिबिट नहीं किया गया था लाते वक्त कि आप नहीं कर सकते हो। द होल्डर्स ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स हैव गिवन देयर कंसेंट इन राइटिंग। देखो, क्लास 2 हमारे हैं 50,000। कैन यू सी दिस? क्लास 2 है कितना? 50,000, और इसमें से 40,000 ने कंसेंट दे दिया। कितना परसेंट हुआ? अराउंड 80%। 40,000, 50,000, 80%। आउट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे थे, पर 4,500 अप्लाई करते हैं और बोलते हैं नहीं, ये वेरिएशन कैंसिल होना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन देखकर एक बार बच्चा डर जाएगा, बट
क्वेश्चन का मेन सारांश क्या है? दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, जो आप कर सकते हो अगर आपके मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये अलाउ करते हो एंड टर्म्स ऑफ इशू प्रोहिबिट ना करते हो, ये भी चेक कर लेना। पर करने के लिए अगर आपको याद हो, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है एट सेपरेट क्लास मीटिंग। ये वर्ड बच्चे भूल जाते हैं। या तो ये, या 3/4 शेयर होल्डर्स का हाँ चाहिए, कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स का नहीं, ऑफ दैट क्लास। ये जो क्लास वर्ड है ये आपके आंसर में बहुत महत्व रखता है। तो इन आवर केस ऐसा लग रहा है कि कंसेंट तो मिल गया है मेरे को। कैसे पता चला मेरे को कंसेंट मिल गया है? इफ यू सी दिस 40,000 50,000, तो आपको लग रहा है 3/4 ऑफ दैट क्लास से ज्यादा ने कंसेंट दे भी दिया है और हमारा मेमोरेंडम आर्टिकल्स अलाउ भी करता था, तो आप ये कर सकते हो। बट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग पढ़े थे लॉ में, within 21 days to cancel the variation, and if NCLT feels that this variation is prejudicial तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। बट ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कम से कम कितने होने चाहिए? इफ यू रिमेंबर, मिनिमम होने चाहिए 10% ऑफ दैट क्लास। तो दैट क्लास इज हाउ मच? 50,000। इसका 10% कितना होता है? 5,000। पर हमारे केस में कितने लोगों ने हाँ बोल दिया? हमारे केस में 4,500 अप्लाई करने जा रहे हैं, होना चाहिए था 5,000 ऑफ दैट क्लास। तो ये एक भूल है। सो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अप्लाई जो करेंगे वो वैलिड एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज 10% ऑफ दैट क्लास ने अप्लाई किया होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये देखो सेक्शन 48, नंबर अगर याद नहीं हो तो भी चलेगा। इट अलाउज द वेरिएशन, हमारे इसमें प्रोविजन होना चाहिए, टर्म्स ऑफ इशू हमारा प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। एंड जिस वर्ड पे मार्क्स है दैट क्लास, दिस शुड कम इन योर आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? 3/4 ऑफ दैट क्लास। तो छोटा छोटा बात है, आज अगर आप सुन रहे हो एज अ बूस्टर रिविजन, इट विल रियली हेल्प यू। उसके अलावा देखोगे 10% शेयर होल्डर्स ऑफ दैट क्लास अप्लाई कर सकते हैं टू कैंसिल दिस पर्टिकुलर वेरिएशन। तो 5,000 होने चाहिए थे, हमारे 4,500 ही हो सकते हैं। सो दे कैन नॉट अप्लाई, दिस एप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। याद रहेगा? सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे इस पीडीएफ में पेज नंबर 11 पे है, दैट इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स का एक एमटीपी आरटीपी का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने नोटिस किया, तो सुन लेने से कल फिर बेटर हो जाएगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा आंसर्स आपके रॉन्ग होने के। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स पर भी एक टॉपिक है यहाँ पे। कैन यू स्विच ऑन द स्लाइड प्लीज? स्वेट इक्विटी शेयर्स पे आप एक अच्छा क्वेश्चन देखोगे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इसी पीडीएफ में भी है, पेज नंबर 13, एमटीपी आरटीपी में भी आपने देखा होगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में आप देखते हो दैट जब कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करती है तो एक लिमिट होता है, मैक्सिमम इन अ ईयर आप कितना इशू कर सकते हो, मैक्सिमम एट अ टाइम आप कितना इशू कर सकते हो। पर स्टार्टअप कंपनीज के लिए लिमिट अलग होता है, कुछ सालों तक। इनके लॉक इन पीरियड यूजुअली क्या होती है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। आप इन शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमेशा क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड, टैक्स टीचर भी बोलते हैं ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज असेसी है या क्या है, राइट ऑफ है। इनोवेटिव लिमिटेड, अ स्टार्टअप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। By few qualified professionals, was incorporated in 2018. The company is blooming and favoring the younger generation to work. The capital structure कुछ ऐसा नजर आ रहा है। The company decided to issue 30% sweat equity to some directors and permanent employees. यूजुअली इनको दिया जाता है व्हेन दे प्रोवाइड सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पूरा प्रोविजंस याद करना चाहिए। कई बार दिखाएगा कंपनी दे रहा है पर उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किया ही नहीं है और आपसे पूछेगा इज इट वैलिड, तुम सिर्फ परसेंटेज देखकर बोल दोगे हाँ हाँ इतना परसेंट तक तो अलाउड है स्वेट इक्विटी, पर मेन सब्सटेंस को भी देखना, जिस कंसिडरेशन के लिए हम स्वेट इक्विटी दे रहे हैं वो क्या कंपनी लॉ में अलाउड है या नहीं है। तो यहां लग रहा है कि ठीक है। लॉक इन पीरियड 5 years होगा, इन्होंने ऐसा लिखा है, तो क्वेश्चन पेपर में इसे अंडरलाइन भी करना चाहिए कीप एस्पेक्ट को। फॉर दिस पर्पस अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग वाज पास्ड, एसआर पास करना चाहिए था। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज 15 lakh स्वेट इक्विटी शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस दिस, विद द कंसीडरेशन ऑफ सो एंड सो विल बी इशूड टू डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज। ये स्वेट इक्विटी फ्री में भी दे सकते हैं आप और उसको डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। ये एक्सेप्शन भी था इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का। कंपनी अब आपसे एडवाइस मांग रहा है रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, तो थोड़ा स्वेट इक्विटी समझा भी दोगे आप।
whether the size is correct and whether the lock-in is justifiable. तो लॉक-इन में तो आपको दिख ही गया होगा 5 years लिखा है, तो ये होना चाहिए था 3 years from the date of allotment. ओके, एसआर वाली बात सही है, रेजोल्यूशन में ऐसा ऐसा स्पेसिफाई होना चाहिए. एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स शुड बी ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड. यानी सेक्शन 54 थोड़ा सा टच करोगे आप, उसके बाद आप देखोगे स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स जब भी इशू करता है, मैक्सिमम जो स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करता है 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल तक जा सकता है फॉर 10 years. तो यहां 30% जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनका जो स्वेट इक्विटी है देखो लिखा हुआ है 30% तक ये दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50% तक तो जा ही सकता है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. और देखो एक चीज और वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे यहां पे देखोगे इनका पेड अप कैपिटल कितना आ रहा है 5 करोड़, और इन लोग 5 करोड़ का 50% कितना होता है, और इन लोग कितना दे रहे हैं 15 लाख स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो ये भी मैच कर लोगे, ये परसेंटेज जो था वो उतना लिमिट के अंदर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये 50% तक तो इनको देना अलाउड ही होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ स्टार्टअप कंपनी. द स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आप दे रहे हो दैट विल नॉट एक्सीड so and so percentage, 50% of his paid up capital for 10 years. लॉक इन में लोग लिख के आते हैं 3 years, मार्क्स कटेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो ये सब वर्ड्स हमें ठीक से डेवलप करने चाहिए. एक चीज बता दूं, मैंने एक पीडीएफ भी सर्कुलेट करूंगा बाद के दिनों में, और कई लोग को ऑलरेडी भेज चुका है जिनका एग्जाम पास है, बहुत पास है, डेज फिगर्स एंड पेनल्टीज, बिकॉज पूरे कंपनी लॉ के सभी क्वेश्चन में तो यही आता है. तो अगर आप डेज फिगर्स एंड पेनल्टी वाला वीडियो अच्छे से देख लेते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी ब्यूटिफुली. इसी स्वेट इक्विटी में ना एक क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एक वेरिएंट एग्जाम में आ सकता है. जस्ट शो इट टू यू. एक नई किताब है, वी हैव जस्ट मॉडिफाइड आवर बुक फर्दर एक नए बैच के लिए. जस्ट अ सेकेंड. स्वेट इक्विटी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि एक साल में आप कितना स्वेट इक्विटी दे सकते हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर दिखाई देगा आपको. ये तो था कि एट एनी पॉइंट इट शुड नॉट एक्सीड 50% स्टार्टअप कंपनीज में. नए बुक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने ऐड भी कर दिया है, और ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे क्लास में भी था, तो ना कोई खास बात नहीं है. बट ये देखो एक सेकेंड, स्वेट इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन, इन अ ईयर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. एक साल में आप कितना स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, ये फिगर थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं. नॉर्मल कंपनीज में इट इज नॉट 50%, इज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एट एनी टाइम. और बाकी केस में इन अ ईयर आप कितना दे सकते हो, आंसर इज 15% of existing paid up capital or shares of issue value of 5 crores, whichever is higher. So don't forget this. It's 15% of paid up equity capital or share of issue value of 5 crores, whichever is higher. So in our new book, you will find more colors as per the requirement. और थोड़ा चेंज भी किया हमने अपने कलर चॉइसेस को, ताकि और सूदिंग इफेक्ट आ सके. पक्का एवरीवन? तो ये छोटी छोटी चीजें हमें और बेटर बना देती हैं. यहाँ कोई वेस्टिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी हम लोगों ने सुना था. तो इस बूस्टर सेशन में आप देखोगे दैट मैं इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, जहां जहां आप भूल कर सकते थे. वापस, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है वापस बता दीजिए वो लैंग्वेज. जस्ट लुक हियर. लैंग्वेज इन अ ईयर नॉर्मल कंपनी से 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी, 15% और 5 करोड़ का इशू वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर. याद रहेगा? वेरी गुड. तो ये था हमारा स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल से दो अच्छे क्वेश्चंस जो वी शुड नॉट फॉरगेट एट एनी कॉस्ट. ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम. विल मीट अगेन. तो बूस्टर सेशन को आगे बढ़ाते हैं. आप रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है. तो इस इन द न्यू एडिशन, ये आपको बाद में बुक मिलेगा, वरना मैंने पीडीएफ सर्कुलेट किया. इन माय पीडीएफ इट इज पेज नंबर 9. एक चार्ज पर एक क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हम लोगों को. एमटीपी आरटीपी में भी देखा था. एबीसी लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ अ बैंक. द चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड. चार्ज रजिस्टर्ड था. बैंक ने बाद में हमें और लोन दे दिया, बट भूल से क्या हुआ, मॉडिफिकेशन इन चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल. अब आप तो बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 डेज ओवर हो गए तो हम आपको और टाइम दे देते हैं, विद इन 60 डेज फ्रॉम मॉडिफिकेशन. वो भी ओवर हो गए तो नेक्स्ट 60 डेज टाइम दे देते हैं.
आरओसी को अप्लाई करके, वो सब भी ओवर हो गए। तो अब क्या होगा? तो सेक्शन 87 का एक अंश यहां पूछा गया है कि इस टाइप की सिचुएशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को CHG 8 में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग फॉर्म नंबर भूल जाते हैं, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखिए। सेक्शन 87 क्या बोलता था? रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ये नौबत कब आती है? लैंग्वेज ध्यान से देखना। When there is omission to inform ROC with respect to satisfaction of charge, लोन चुका दिया, ये आप इन्फॉर्म करना भूल गए। सेटिस्फैक्शन के तो टाइमलाइंस अलग होते थे, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट या विद इन 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट एडिशनल फीस लेकर आरओसी आपको एक्सटेंशन देता था, सफिशिएंट कॉज भी अगर हो। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन उस 300 डेज के अंदर भी नहीं किए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। अब नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना, वहां ट्विस्ट है। देयर वॉज ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इन द फाइलिंग प्रीवियसली मेड। कई लोग सोचते हैं चार्ज क्रिएशन का फॉर्म आप सेक्शन 87 में जाके सीजी को अप्लाई करके कॉन्डोनेशन पा सकते हो। नहीं, चार्ज फाइल हुआ था जैसे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है, बट जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसका ओमिशन है, तो वो वाला चीज आप सेक्शन 87 के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CHG 8 में जा सकते हो। देयर वाज ओमिशन इन फाइलिंग प्रीवियसली मेड, फाइलिंग हुआ है उसमें ओमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन द फाइलिंग प्रीवियसली मेड। लैंग्वेज प्रैक्टिस करना बूस्टर सेशन में। ओमिशन इन द पर्टिकुलर्स इन द फाइलिंग प्रीवियसली मेड, ये लैंग्वेज पे मार्क्स है। क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए सेक्शन 87 नहीं इग्नाइट होता है। मॉडिफिकेशन में हो सकता है, अगर कोई फाइलिंग हुआ था चार्ज का पर उसमें कुछ पर्टिकुलर्स में चेंजेस है, वो आप कर सकते हो अगर पहले भूल गए। सेटिस्फैक्शन में तो है ही खुला छूट, बट चार्ज क्रिएशन वाले में नहीं लैंग्वेज है। ओमिशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द फाइलिंग प्रीवियसली मेड, पक्का? तो ये चार्ज का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। वी मस्ट रिमेंबर दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चार्ज। एंड जब भी कोई प्रॉपर्टी में ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड होता है, हमारे बुक में पहले भी था, एंड जो भी उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, चाहे उसको पता हो या ना हो, इट विल बी ऑलवेज डीम दैट ही हैज नॉलेज दैट द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज। तो जैसे ऐसे कुछ एक्स्ट्रा MTP RTP के क्वेश्चंस मेरे नजर में आए, मैं आपके लिए रिकॉर्ड करते जा रहा हूं सो दैट बूस्टर रिवीजन के दौरान आपको हेल्प मिल जाए। ये मेरे इस PDF में पेज नंबर 9 में है, कई बुक्स में नए एडिशन में ये लास्ट में दिखाई देगा। ये सेम क्वेश्चन नाम से ढूंढ लेना अगर क्वेश्चन के नंबर्स अलग भी हों। सो दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चार्ज, फुल पेज वंस। आइए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इस रिवीजन में। सेक्शन 137 पर बेस्ड है, हमारे बुक में वॉल्यूम 1A पर बेस्ड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, एंड इन दिस PDF इट्स 21। इन द न्यू एडिशन चैप्टर के एंड में दिखाई देगा आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर या जहां पे भी। Dhiman Limited is a company incorporated in India. Dhiman Limited is a leading manufacturer of sports shoes. It has many subsidiaries and one of them being Best Shoes Limited, which is based in Morocco, यानी इंडियन कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी। Now Dhiman Limited is in the process of finalization of the consolidated financial statements of the company. The account section has requested the management of Best Shoes Limited, आप अपना अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोगों को दीजिए ना। The subsidiary company prepares it in the local language, वहां के लैंग्वेज में बनाता है, मोरक्को के लैंग्वेज में, एंड वो इंडियन कंपनी को दे रहा है, वो लोकल लैंग्वेज में बनाया हुआ। ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे मोरक्कन लॉज के अनुसार ऑडिट भी दरकार नहीं पड़ती है। अब धीमन लिमिटेड को ये पूछा जा रहा है, हाउ विल इट डील विद द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये एक RTP में आया हुआ क्वेश्चन है कि आप कंसोलिडेशन को कैसे कंसिडर करोगे। तो मेरे सामने बेयर एक्ट भी है, सेक्शन 137 में कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। 137 के अंदर कुछ पढ़ने वाले हम लोग, और क्या लिखा हुआ है 137 के अंदर, ध्यान से सुनना। 137 सबसेक्शन 1 में पहले तो बोला था फाइल वाइल करो, इतने टाइम के अंदर फाइल करो, उसके अंदर बहुत सारे प्रोवाइजोज हैं, प्रोवाइडेड 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 फर्दर प्रोवाइडेड ऑल्सो। फोर्थ प्रोवाइजो में एक बात लिखा हुआ है, कंपनी विल अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद ROC। कंपनी जब ROC के पास फाइल करता है ना विद इन 30 days of AGM, इट विल अटैच द अकाउंट्स ऑफ इट्स सब्सिडियरी which have been incorporated outside India। आप अपने सब्सिडरी के अकाउंट्स को भी अटैच करोगे, चाहे वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी खोले हो तो भी आप करोगे। इन केस सब्सिडरी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which is not required to get its financial statement audited under any law of the country of incorporation,
and which does not get such financial statements audited, the requirements of the fourth proviso will be met if the Indian holding company files unaudited financial statements along with the declaration कि वहां पर दरकार नहीं पड़ती है, and financial statement is in a language अगर other than English, translated copy of the financial statement in English आप दे देते हो तो भी चलेगा. लैंग्वेज समझ में आ रहा है? 137 में बोल रहा है कि आप अपने वाले के साथ अटैच करो अपने सब्सिडरी का भी. ओके, ऊपर से हम लोग को यह भी याद होगा, अगर हम लोग भूले ना हो, कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है. अगर लिस्टेड कंपनी होती है तो अपने वेबसाइट पे भी बहुत कुछ डालता है वो अपने सब्सिडरी से रिलेटेड. चलो वो तो अभी छोड़ो, अभी यहां पे बात हो रहा है कि आपके क्या आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा. यस, कंसोलिडेशन तो करना पड़ता ही है, ले डाउन भी करना पड़ता है एजीएम में, ये भी बता सकते थे आप यहां पर. एडवाइस वेदर हाउ इट विल डील विद कंसोलिडेशन. यस, कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड, हम लोग 129 में भी पढ़े थे. ले डाउन भी करना पड़ता है, वो भी यहां पे आप लिख सकते हो. पर ये फोर्थ प्रोवाइजो टू 137 क्या बोल रहा है कि अगर आपका वहां के अनुसार ऑडिटिंग की दरकार नहीं पड़ती है वहां के लॉ के अनुसार, तो अनऑडिटेड वाला अटैच करिए और एक डिक्लेरेशन दे दीजिएगा टू दैट इफेक्ट. ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना. And where it is in a language other than English, a translated copy of the financial statement in English वो भी चलेगा. और फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज जहां तक पॉसिबल हो, एक सर्कुलर आया था इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार होना चाहिए, और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है द रीजंस फॉर डिविएशन मस्ट बी एक्सप्लेन. तो ये क्वेश्चन था कंसोलिडेशन को लेकर. एक और एक पॉपुलर क्वेश्चन है, यहां नहीं दिया हुआ है पर मैं इस रिविजन में बता दूं कि लिस्ट 136 में लिखा हुआ है. एक्चुअली ये कई बार बुक्स में 137 में हम लोग लिख देते थे, पर 136 में लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे डालने हैं, सीएफएसटी का भी डालना है, सारे डॉक्यूमेंट जो अटैच होते हैं वो भी डालना पड़ता है. लिस्टेड कंपनी के अगर फॉरेन सब्सिडरीज हैं, तब अगर वो फॉरेन सब्सिडरी आपके पास और सब्सिडरीज है और लिस्टेड कंपनी अपने फॉरेन सब्सिडरी के द्वारा बनाया हुआ कंसोलिडेटेड एफएसटी डाल देती है, तो सेपरेट ऑडिटेड एफएसटी ऑफ ईच फॉरेन सब्सिडरी नहीं डालना होगा. इसमें बहुत लैंग्वेज पर कमांड चाहिए. वो लिस्टेड कंपनी के एंगल से क्वेश्चन है 136. इट कैन ऑल्सो कम इनटू पिक्चर. ये था 137 के फोर्थ प्रोवाइजो पर बेस्ड क्वेश्चन कि हाँ आपको अटैच करना है सब्सिडरी का भी, चाहे वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं खोला हो तो भी अटैच करना पड़ेगा. सो रीड द लैंग्वेज केयरफुली, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो दिस वाज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर धीमन लिमिटेड वाला. तो धीमन लिमिटेड वुड हैव टू गेट द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दोज अलाइन विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन यहां के एएस के अनुसार, और अनऑडिटेड फाइल करेगा, ट्रांसलेटेड कॉपी भी फाइल करेगा. ये सब लिखा हुआ है. और जहां तक पॉसिबल हो वो सब्सिडरी का इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार बनाना पड़ेगा. एंड इफ नॉट पॉसिबल, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजंस फॉर डिविएशन मे बी फाइल्ड. तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज याद रखना. यहां से कुछ हलचल मच सकता है, और एक लिस्टेड कंपनी को अपने वेबसाइट पर सब्सिडरी के क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालने पड़ते हैं, क्या रिलैक्सेशन है, वो भी ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. कंसोलिडेशन के एंगल से पूछा है तो 129 को भी थोड़ा सा रेफर कर सकते थे, बट मेन एस्पेक्ट यहां पे है फोर्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 137. आप गूगल करोगे ना तो भी आपको फोर्थ प्रोवाइजो का एग्जैक्ट वर्डिंग्स मिल जाएगा, अगर आपके पास अभी बुक सामने नहीं है. तो दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स विच वी मस्ट रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. वैसे डिविडेंड में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बने थे, मैं इस वीडियो के एंड में डिविडेंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डलवा दूंगा. दे वर वेरी गुड क्वेश्चंस. एक निधि कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, डिविडेंड का सेम आने का चांस है कल परसों, जब भी एग्जाम आपकी है या आप कुछ महीने बाद अगर देख रहे हो पर वीडियो को आज देख रहे हो. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जब होते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पर. आप नहीं दे पाओगे इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड जब तक आप डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पे नहीं कर देते. तो दीज आर स्मॉल इनपुट्स. कहाँ कहाँ हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं इस रिविजन सेशन में, जहां जहां मिस्टेक होने के चांसेस है, मैंने उसी पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिकॉर्ड किया है. बट बूस्टर रिविजन सेशंस देखना मत भूलिएगा, जो चार्ट बुक से मैंने किया है. सारा नहीं देखना है तो जहां जहां अटक रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है. एंड डेज फिगर्स एंड पेनल्टी वाला एक वीडियो रिवीजन आएगा, ऐप पर भी एडेड है, प्लीज चेक कर लीजिए. ओके ठीक है जी. नाउ दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप रिवीजन में जरूर करिएगा. ये एमटीपी आरटीपी में आए हुए. इन न्यू एडिशंस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल के ऐड आपको दिखाई देगा, हसप्रत लिमिटेड बोलकर क्वेश्चन है. एंड जिनको ये पीडीएफ दिया है मैंने एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए,
ये कुछ नेटवर्थ के डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कंपनीज हैं जो अटैच नहीं करें तो भी चलेगी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स। प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं है, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स को एग्जेम्पशन है। तो ये क्वेश्चन जो आप देखोगे ना यहां पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन। जो आपके बुक में आप देखोगे हसप्रत लिमिटेड जो है, एकदम एंडिंग में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डेफिनेशंस वाले जोन में दिया होगा। उसी तरह आप देखोगे यहां पर नेटवर्थ के डेफिनेशन में कई बार क्या आता है, नहीं आता। नेटवर्थ की डेफिनेशन को लेकर मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ हलचल मच सकता है, तो दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी मिस्ड। तो मैं आपको इस बूस्टर रिवीजन में इस बारे में भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट का डेफिनेशन एक बार एग्जाम में आ गया था, पर वो पता है किसके साथ आया, कि कंपनी जब अलॉटमेंट करती है तो एक सेक्शन 39 आता है, जिसमें आता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट हुआ है या आपने पास 3 टाइम से नहीं फाइल किया, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं फाइल करने से, 1000 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन को यहां पूछा गया इनडायरेक्टली, कि पहले तो आपको फिगर ऑफ पेनल्टी पूछ लिया, हो सकता है वो एग्जैक्टली नहीं आता हो आपको, आपसे पेनल्टी लिख दोगे, फाइन मत लिखना है यहाँ पर। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट में होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, और अगर कोई केएमपी नहीं हो देन सच डायरेक्टर जिसको बोर्ड स्पेसिफाई करे कि ये जिम्मेदारी वो निभाएगा, और कोई डायरेक्टर अगर स्पेसिफाइड नहीं है देन ऑल द डायरेक्टर्स, और कई बार जरूरी नहीं कि डायरेक्टर ही हो, एनी पर्सन हु हैज बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाता है, या एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज एडवाइस द बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट, या एवरी डायरेक्टर जो कॉन्ट्रावीन किया हो इस प्रोविजन को। तो ये लंबा लिस्ट दिया हुआ है ऑफिसर इन डिफॉल्ट का। प्लीज डू प्रैक्टिस दिस डेफिनेशन। लोग डेफिनेशन में से प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी पढ़ के चले जाते हैं, ये गलती मत करिएगा। तो ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट का क्वेश्चन एक ही बार एग्जाम में आया हुआ है। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन विच इज मर्ज्ड विद अनदर सेक्शन। उसके बाद फ्री रिजर्व्स के कैलकुलेशन में आपने कई बार सुना होगा, ये नोशनल गेन्स, अनरियलाइज्ड गेन्स, रिवैल्यूएशन वाले जो रिजर्व्स हैं ये नहीं आते हैं, इसको लेकर एक क्वेश्चन है, वो आप जरूर रिवाइज करिएगा। प्रमोटर्स के डेफिनेशन में मैंने भी क्लास में करवाया था एक्स्ट्रा डेफिनेशंस के अंदर, कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कंपनी को कंट्रोल करता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, वो प्रमोटर है। बट अगर कोई शख्स सिर्फ, अगर कोई डायरेक्टर जो सिर्फ एडवाइसरी काम है जिसका, वो प्रमोटर नहीं होगा, या जो सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, is only advising the board on compliance matters, and they are not considered as a promoter if you're acting only in professional capacity. आपकी कंपनी में और भी इंटरफेरेंस रोल होने चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रमोटर का डेफिनेशन पहले पढ़ना पड़ेगा। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, और ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे शेयर होल्डर के रूप में भी हो, चाहे डायरेक्टर के रूप में भी हो, और अदरवाइज, या जिनके एडवाइस के अनुसार बोर्ड काम करते हो। बट अगर सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं एज एन एडवाइसर ऑन वेरियस मैटर्स, आप प्रमोटर नहीं माने जाएंगे। तो रीड द लैंग्वेज केयरफुली। तो ये प्रमोटर का डेफिनेशन आप यहां पर देखोगे। ऐसा ही क्वेश्चन डेफिनेशन चैप्टर में हम लोग देखे थे डीम्ड पब्लिक कंपनी का। यहां होल्डिंग सब्सिडरी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं नाम बोल दे रहा हूं, क्रॉस लिमिटेड बोल के क्वेश्चन दिखाई देगा, बहुत फाउंडेशन टाइप का है, बट इंटर के एग्जाम में भी आया हुआ है। क्रॉस लिमिटेड वाले क्वेश्चन में व्हाट हैपेंड, कि यहां पर इन्होंने वोटिंग पावर में ना प्रेफरेंस शेयर्स भी लिया है। सर ये कैसे हो गया? क्योंकि पेपर में दिया हुआ था कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स। तो नॉर्मली हम लोग सिर्फ इक्विटी को लेते हैं, पर अगर एग्जाम में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स आए तो वो भी लेना चाहिए। मोर ओवर मुझे पर्सनली लगता है एक क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए, लिस्टेड कंपनी में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाती है, उस पर एक बड़ा केस स्टडी मेरे खुद की किताब में भी था, आपकी बुक में भी है। आई विल टेल यू दैट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू मस्ट सी दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022-23 के आसपास आया हुआ है एक बार। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन लिस्टेड कंपनीज, अ वेरी माय डियर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आप। मैं आपको क्वेश्चन दिखला देता हूं। यस, आई थिंक दिस वन, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन 5 या 6 में होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू मस्ट रिवाइज द डे बिफोर एग्जाम। सो ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, बिकॉज हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना कि पब्लिक कंपनीज जो
एनसीडीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है, सिर्फ उनका जिनका सिर्फ एनसीडीज लिस्टेड होता है या जिनका सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट होता है, वो लिस्टेड कंपनीज नहीं माने जाते। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। उसमें एक चीज ध्यान से पढ़ना अपना मिस हो जाता है। अगर एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर है, सिर्फ उनका एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर लिस्टेड है, तो ये रिलैक्सेशन है। या उनका नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर है, तो रिलैक्सेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या पब्लिक कंपनीज जो सिर्फ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, who have not listed their equity shares on Indian stock exchange, बट कुछ कुछ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में उनको अनुमति दी गई है, कुछ कुछ डिरेक्शन में अगर है भी तो भी लिस्टेड नहीं माने जाएंगे। बेसिकली ये दो याद रखना, एनसीडीज पब्लिक कंपनीज के लिस्टेड हैं और कोई उनका सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, और एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे लिस्टेड हैं तो लिस्टेड नहीं माने जाएंगे। या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर लिस्टेड हैं तो वो लिस्टेड नहीं माने जाएंगे, उनके और कोई इक्विटी लिस्टेड नहीं है, सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है। तो ये डेफिनेशंस के 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले अभी अभी, यू शुड नॉट मिस दिस एट एनी कॉस्ट। सो ये हस्तपरत लिमिटेड इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी दिख रहा है और इसमें बहुत ट्विस्ट इन्वॉल्व है, तो यू मस्ट डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम भी आ जाए तो बड़ा बात नहीं होगा, या नाम चेंज करके। डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ वाले क्वेश्चंस मेरे पीडीएफ यूट्यूब में मैं ऐड कर ही दूंगा। एंड एज आई ऑलवेज से दैट देर आर मैनी टॉपिक्स, जैसे ये क्वेश्चन और आप लोग को मैं बताऊंगा जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे। तो दिस वाज रिलेटेड टू डेफिनेशंस, तो विल हैव अ स्मॉल ब्रेक नाउ। तो इस बूस्टर रिवीजन में हम कुछ अनकॉमन टिपिकल क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द केसेस वेयर रूल ऑफ एजुडिम जनरस विल नॉट अप्लाई। देखो ऐसे आपको एजुडिम जनरस पूरा रटा हुआ है, बट ये पीडीएफ में पेज नंबर 29 में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, और कई नए एडिशंस में मेरे चैप्टर के एंड में ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि कौन कौन से केस में एजुडिम जनरस अप्लाई नहीं करेगा। तो ये लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़े से अजीब हैं, देखोगे कि यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी यूज डेफिनेशनल सेक्शंस इन इंटरप्रिटेशन। एम्बिगुअस डेफिनेशंस, यानी कई बार डेफिनेशन बहुत एम्बिगुअस है, तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। बेसिकली याद रखना किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेज यूज हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करोगे। तो ये आंसर एक पढ़ा हुआ होना चाहिए, वरना वहां पे एग्जाम में नहीं चलेगा। या डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट, यानी वर्ड के अगर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, किस सेंस में आप उस पर्टिकुलर प्रोविजन में यूज कर रहे हो, उस एक्ट के, उस लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर आप इंटरप्रिटेशन करोगे। तो दिस इज वेरी टिपिकल। इसके लैंग्वेज अगर आपने पहले नहीं देखे होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर। तो आज मैं ना सारे गंदे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जहां का पेपर ब्लॉक नहीं हो। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिवीजन क्लासेस भी आपके लिए डाले हैं, बट ये वाले पीडीएफ, मेरी मार्क्ड पीडीएफ अटैच कर दूंगा ताकि आप अगर वीडियो पूरा नहीं भी देख पाओ तो आपका काम हो जाए। फिर ये देखो, अगेन वेरी बैड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। इसका क्या मतलब है? हम लोग क्लास में भी पढ़े थे कि स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड द जनरल रूल। कि क्या होता है, देखो जब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस होता है, हम कोशिश करते हैं कि हार्मोनी ले आए। Where it is not possible to give effect to both the provisions harmoniously, तो collision may be avoided by holding that one section is an exception. One section which is in conflict with another section provides for an exception, और specific rule is different from the general rule. जब हम हार्मोनी अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कोशिश करने के बाद भी, तो मान लेते हैं स्पेसिफिक रूल अलग है, जनरल रूल अलग है। पर ये रूल तभी अडॉप्ट हो सकता है when there is a real conflict. Understood? तो आपको फिर ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इफेक्ट। कोलिजन का स्पेलिंग देख लीजिएगा। सो मैं आपको डेलिबरेटली वो क्वेश्चंस पे फोकस करवा रहा हूं जहां आप गलती करोगे। विदाउट प्रेजुडिस मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको समझा दिया था, वो आंसर आने का चांस बहुत हाई है इंटरप्रिटेशन में। इन व्हाट वेज दीज आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल एड? हिस्टोरिकल सेटिंग, कितना अनकॉमन क्वेश्चन है, तो इसका लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। हिस्टोरिकल सेटिंग में हम क्या क्या देखते हैं? यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस हम लोग यूज करते हैं, बट फॉरेन डिसीजंस हम उन्हीं कंट्रीज का यूज करेंगे। लैंग्वेज हम लोग क्लास में पढ़े थे, फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इस रिवीजन में आप वो लाइन मिस करने वाले थे, मैंने हैमर कर दिया।
but prime importance is always given to the language of the Indian statute, where guidance can be obtained from Indian decisions. तो हमें foreign decisions नहीं देखना चाहिए. तो एक बार सुन लेने से कल फॉरेन डिसीजंस पर भी आपके आंसर्स बेटर हो जाएंगे. सो डोंट मिस दिस एस्पेक्ट. उसके बाद हेडिंग ऑफ अ चैप्टर, टाइटल ऑफ अ चैप्टर का क्या यूज होता है. जैसे कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे, हर चैप्टर वाइज बहुत सारे हेडिंग्स है, तो इसका क्या यूज होता है, या हेडिंग्स जब आप सेक्शंस को अटैच करते हो तो क्या यूज होता है. तो बेसिकली व्हाट इज द एडवांटेज कि ग्रुप ऑफ सेक्शंस का एक हेडिंग आप दे देते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि ये क्या बारे में टॉपिक है. हेडिंग्स आर बेसिकली द स्कोप ऑफ अ सेक्शन. इट्स लाइक अ प्रीएम्बल टू एन एक्ट. वैसे ही हेडिंग्स आर लाइक द स्कोप ऑफ दो सेक्शंस. बट हेडिंग कैन नॉट कंट्रोल और ओवरराइड अ सेक्शन. हेडिंग सिर्फ हेडिंग है, उस वो सेक्शन के मीनिंग को या अंदर के लैंग्वेज को कंट्रोल या ओवरराइड नहीं कर सकता. They cannot control the plain meaning of the words of the enactment. They may be in some cases looked at in the light of preamble if there's any ambiguity in the meaning. तो ये सब लैंग्वेजेस है ना, एग्जाम के एक दिन पहले अगर नहीं पढ़ोगे तो आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाओगे. सो दैट इज वाई दिस वाज वेरी मच रिक्वायर्ड. एक विदाउट प्रेजुडिस में वापस बोल देता हूँ, 2 बार से एमटीपी आरटीपी में आ रहा है, तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन विदाउट प्रेजुडिस टू. तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन के कुछ नए एडिशन में मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं. तो यू फुल पेज वंस ये आप ज़रूर से देख लेना. नए बुक्स में तो ये चैप्टर के एंड में आपको दिखाई देने लगेंगे ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. एक बार एक मिल जाएगा तो फिर लाइन से आपको सारे मिलने लगेंगे. मस्ट प्रैक्टिस द लैंग्वेज ऑफ दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ताकि आपका पेपर ब्लॉक नहीं हो. तो ये एमटीपी आरटीपी के कुछ गंदे क्वेश्चंस थे जो हमें बूस्टर रिवीजन में भी यूज करना चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में सर्कुलेट किया था और नए एडिशन में बुक के एंड में डाला हुआ है. देखोगे ऐसा एक क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके नाम खोज लेना. तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. दे आर मोर और लेस द सेम व्हाट वी हैव डन. लुक एट दिस क्वेश्चन. और जनरल क्लॉजेज एक्ट को तो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में जितना पढ़ोगे ना उतना वो लैंग्वेज आपका क्रिस्प होगा. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी डन. फिर एक सेक्शन 13 पर बेस्ड है ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट. जब ही ऑल्सो मीन्स शी, याद आ रहा है, उसी को घुमा के इतना लंबा स्टोरी बना के दिया तो लोग क्वेश्चन का साइज देख के डर जाते हैं. तो यू माइट गेट द सेम क्वेश्चन. तो एक बार ये नीलू चंद्रा वाला क्वेश्चन पे भी आप कमांड रखिएगा एंड द आंसर इज ऑल्सो गिवन. फिर एक सेक्शन 19 इतना बड़ा साइज है, देख के आप डर गए. और खोदा पहाड़ और फिर निकला एक छोटी सी चुहिया. दिस इज सेक्शन 19 की जो एक्ट में जो जो ड्यूटीज एक सुपीरियर डिस्चार्ज कर सकता है, सुपीरियर के बिहाफ में अगर वो छुट्टी पर गया है, कोई सबॉर्डिनेट आएगा वो भी डिस्चार्ज कर सकता है. पर एक बार देखा हुआ होना चाहिए था आपको ये डिजिटल कम्युनिकेशंस एक्ट वाला एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन, सो दैट योर पेपर डजंट गेट ब्लॉक्ड. आफ्टर दैट सेक्शन 11 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे. द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. लैंग्वेज देखो ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो रोड वाला डिस्टेंस नहीं मेजर करोगे ना, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये भी देखा हुआ होना चाहिए था. सेक्शन 27 की जब आप चिट्ठी भेजते हो तो प्रॉपर्ली एड्रेस, प्रीपे एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. पर अगर किसी एक्ट में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट लिखा जाता है तो फिर वो फॉलो करिए. और अगर कोई टेनेंट चिट्ठी मिल गया पर रिफ्यूज कर रहा है, आप टेनेंट के ऊपर कोई केस फाइल की हो, तो रिफ्यूजल इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ डीम्ड सर्विस. तो ये मिस्टर रचित वाला क्वेश्चन भी आपको नए बुक में मिलेगा. इस पीडीएफ में भी पेज नंबर 35 पर है. So you must do these 5 extra questions on General Clauses Act, जिसमें से मुझे लग रहा है सब ऑलमोस्ट देखा हुआ है. ये डिजिटल कम्युनिकेशंस एक्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा ताकि वहां नर्वस ना हो. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नोन टू यू. फिर भी जनरल क्लॉजेज एक्ट और आप बूस्टर रिवीजन वाले वीडियोस को सुनिएगा. बड़े बड़े एक्ट्स बहुत कम टाइम में हमारे रिवाइज हो जाते हैं. ओके, प्ले. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में कर लिया. 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने एमटीपी आरटीपी में देखा है. दिस वन ऑलमोस्ट वही है जो हमने पढ़ा है. प्लीज इसको कर लीजिएगा. बट डोंट फॉरगेट टू डू द बूस्टर रिवीजन ऑफ फेमा, बिकॉज फेमा एक ऐसा चैप्टर है. इनफैक्ट फेमा, फॉरेन कंपनी, जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां बिना रिवीजन सुने हुए वो लाइंस आपको जो एग्जाम में चाहिए उस पर कमांड नहीं आएगा. सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट. फेमा रेसिडेंशियल स्टेटस, फुल पेज. ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि आप गए थे और बीच में कोई फैमिली फंक्शन के लिए वापस आए थे. इट्स अ गुड वन. तो फैमिली फंक्शन में वापस आना का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया वापस आ गए. आप अगर इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जा चुके हैं
तो आप बाहर वाले ही हैं, बीच में इंडिया फैमिली फंक्शन के लिए आने से आप वापस स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका यहाँ का नहीं हो जाएगा। तो ये अपने अपने किताबों में देखिएगा, इस पीडीएफ में पेज 37 में है। सो इट्स अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स योर अटेंशन, ताकि वो एग्जाम में ये नया एस्पेक्ट देखकर आप नर्वस ना हो। वो फिर भी बाहर का ही माना जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन पर नजर जरूर रखिएगा। श्योर एवरीवन, चेक कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये नए किताबों में एंड में डाला हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एलएलपी में, ये पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेना मेरे एग्जिस्टिंग मैट में है या नहीं, अदरवाइज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़िएगा। सीजेशन ऑफ पार्टनर के बारे में, अलग अलग तरीके के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। एंड LLP is not only about doing पुराना फाउंडेशन का टॉपिक्स, यू मस्ट डू इन LLP टॉपिक्स लाइक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, स्मॉल LLP, पीछे वाले जो टॉपिक्स है ना, असाइनमेंट ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, जितने नए सेक्शंस हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम्स अगर नहीं होता LLP का, तो क्या आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंस होता है, वो वाले सारे जोन आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपका LLP अच्छे से होगा। एंड जस्ट चेक वेदर यू हैव डन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट, फुल पेज कर दीजिएगा। एंड ये आपका मिस नहीं होना चाहिए LLP के एनालिसिस में। फॉरेन कंपनी में आते हैं। फॉरेन कंपनी में आप देखोगे बहुत क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवाए थे, स्पेशली आपको बार बार बोल रहा हूँ 388 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत थोड़े से अजीब होते हैं लैंग्वेज, 388, 387। तो इन योर न्यू एडिशन आई हैव इनकॉर्पोरेटेड, और इस पीडीएफ में एज एन अडेंडम ब्लू स्टार इंक बोल के क्वेश्चन है, एग्जाम के एक दिन पहले नजर डाल लीजिएगा, एमटीपी आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लू स्टार इंक क्वेश्चन रिक्वायर्स योर अटेंशन, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा अगर वीडियो देखने का टाइम ना हो। देन अनदर क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, आरएफसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, जहां बेसिक डेफिनेशन वाला एक क्वेश्चन है, और जहां पे कभी कभी अगर होल्डिंग आपके 50% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर ले तो क्या इंपैक्ट आता है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सो डोंट फॉरगेट आरएफसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपके बुक्स में डाला हुआ है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस वाला एक क्वेश्चन 382 से रिलेटेड है, एक बार उसको भी कर लेना। XYZ लिमिटेड बोलकर एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, because these are some typical Shaltom Limited and international corporation. In fact, all these 6 questions should be done properly, full page once. ये सारे नए questions, once you get blue star ink, आपको बाकी भी सारे मिल जाएंगे। Let us go to question number 27. ये नए एडिशन में ऐड हुआ था, जो अगले हफ्ते से डिस्पैच होगा। Mr. R, holder of 1000 equity shares of 100 each, approached the company in the last week of September 2019 with a claim for the payment of 2000 dividend of 2000 declared at the rate of 20% by the company at its AGM held on 31/8/2011। ये मैं अंडरलाइन करूंगा क्वेश्चन पेपर में। एंड वो अप्रोच कब किया है? 2019 में। तो एक बात बताओ, 31/8 को डिक्लेयर हुआ था डिविडेंड, तो ये बेसिकली अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला ही गया होगा 2011 तक, अक्टूबर तक तो। और उसके बाद व्हाट हैपेंड, 11 से 7 18, अब ये 19 में जा रहा है। आप समझ रहे हो, बेसिकली वो 7 इयर्स पार हो गए। द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। ये भी देखने लायक बात है कि कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया। तुम एग्जाम हॉल में भी पूरा क्वेश्चन पेपर अंडरलाइन मत करो, सिर्फ जहां दरकार हो वहां अंडरलाइन करो। And informed that his shares on which dividend has not been claimed till date have been transferred to IPF. Oh, आपका शेयर्स भी IPF में भेज दिया गया, ये अंश भी दिखलाया है यहाँ पर। Examine in the light of Companies Act the validity of the decision of the company and suggest the remedy if available to him for obtaining the unclaimed dividend and retransfer of the corresponding shares. तो you know what is happening here? यहाँ पे मुझे थोड़ा वो 124 एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 124 के कौन कौन से एस्पेक्ट, कि एक तो मुझे वो 30 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए, विद अदरवाइज विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज मुझे ट्रांसफर करना था। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस बताते हुए बताओ वैलिडिटी।
तो मुझे ट्रांसफर करना चाहिए था अनपेड डिविडेंड में। 7 साल जब बीत जाए तब वो आईपीएफ में गया। एंड ऑल शेयर्स ऑन विच डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये वर्ड चाहिएगा, तब वो आईपीएफ में जाएंगे। पर हम वापस भी क्लेम कर सकते हैं आईपीएफ अथॉरिटी को अप्लाई करके। चेक करें। मैच करते हैं आंसर्स कितना हद तक सही है। देखो लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट मुझे लिखना चाहिए था। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वेयर डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड और पेड विद इन 30 डेज, लोग लिख के आते हैं, मार्क्स कटता है। कहां से 30 डेज काउंट हो रहा है? यू हैव टू एक्सप्लेन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू द शेयर होल्डर्स एंड कंपनी शैल विद इन नेक्स्ट 7 डेज, लोग बस इतना लिख के आते हैं, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ट्रांसफर इट टू अ स्पेशल अकाउंट। पूरा ऐसे वर्डिंग्स चाहिए। इन अ शेड्यूल्ड बैंक, ये सारा लिखोगे ना तब अच्छा मार्क्स मिलेगा, विच इज कॉल्ड यूडीए। शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप एग्जाम में उड़ा मत लिखना वरना मार्क्स देखकर उड़ जाएगा आपका होश। तो ये सब लैंग्वेज चाहिए। लोग क्या लिख के आते हैं, डिविडेंड हैज बीन पेड विद इन 30 डेज, नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज, देन विद इन 7 डेज। अधूरा है। 30 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 7 डेज कहां से? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। अकाउंट कहां खुल रहा है? सेपरेट बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ये सब वर्ड्स भी चाहिए मुझे। तो money is transferred to unpaid dividend and it remains unpaid for 7 years from the date of transfer. Language दिख रहा है? Then is transferred to IPF. All shares are also transferred to IPF. कल ही पढ़े थे हम लोग कैलकाटा में, which is claimed for not claimed for 7 consecutive years or more, वो भी IPF में जाएगा। तो what is usually seen, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट्स के आंसर्स में ये सब लाइन खिल के नहीं आता है। consecutive years, ये सब एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं बच्चे अच्छे से, तो आप देखोगे फिर उनका पार्ट मार्किंग में मार्क्स पूरा नहीं आ पाता है, उनको कटते जाता है मार्क्स। अब आगे देखो, कोई क्लेमेंट होगा वो आईपीएफ फंड से अपना पैसा वापस मांग पाएगा ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीड्यूर दे विल अप्लाई टू आईपीएफ अथॉरिटी नॉट टू कंपनी। एप्लीकेशन कंपनी के थ्रू होगा पर एप्लीकेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आईपीएफ अथॉरिटी। एक फेमस फॉर्म है, नंबर आप लिख सकते हो आईपीएफ 5 कि मेरा अधिकार है। देखो हाथ कितनी है, उंगलियां कितनी है, 5। तो आईपीएफ अथॉरिटी को आईपीएफ 5 में आप अप्लाई कर सकते हो। मार्किंग्स देखो, ऐसे मार्किंग्स आ रहे हैं आपके, ये हम लोग कल भी पढ़े थे, उसी को बस पॉलिश कर रहे हैं। तो इन द गिवन केस व्हाट हैज हैपेंड, आर डिड नॉट क्लेम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. As a result, his unclaimed dividend have been transferred to IPF. The company is justified in refusing to accept the. रुको, R did not claim is justified refuse accept of R the payment of dividend. रुको इधर हुआ, the company refused to accept the request, informed his shares has not been claimed till date, has been transferred to IPF fund. Validity of the decision of the company, तो कंपनी justified था in transferring, ये आप बता सकते हो, but shareholder can claim by applying in IPF 5. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक ही बार आया हुआ है, सेम आ सकता है क्वेश्चन या इसी का वेरिएंट। सो डू प्रैक्टिस, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी बहुत लोगों के मार्क्स कटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये शेड्यूल्ड बैंक, स्पेशल अकाउंट, IPF 5, बहुत सारे लक्यूना आंसर्स में होने वाले हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस इन राइटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पक्का? वैसे ही एक गंदा क्वेश्चन दिखलाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज अनदर बैड क्वेश्चन, अनकॉमन क्वेश्चन। आपकी बुक्स में अगर नहीं है तो मैं आपको पेज भेजा हूं, आप वहां से भी देख सकते हो, बाकी इजी है। 31 इज अ न्यू वैरायटी, MTP RTP में आया हुआ एक सड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो वी मस्ट डू। देखिए, the dividend amounts received on equity shares held by Mr. Vaibhav for 21-22 is as follows.
सुवास लिमिटेड इतना डेट को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। भांडोल निधि लिमिटेड, लुक एट द क्वेश्चन, ये निधि लिमिटेड कंपनी से उसको डिविडेंड मिलने वाला है जो डिक्लेयर हुआ था 4/9/2022। ये है उसके डिविडेंड अमाउंट, एक जगह 100 रुपीज है, एक जगह 800 है, एंड डिविडेंड वाज पेड ऑन 23/10/2022। तो ये इंफॉर्मेशन जो जानबूझ के आपको दे रहे हैं इन लोग, डिविडेंड वाज पेड ऑन सो एंड सो डेट, ये क्यों दे रहे हैं? जरूर ये शो ऑफ करने के लिए कि डिविडेंड का पेमेंट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। और निधि लिमिटेड में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होता है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था। तो यहां पर लिखा हुआ है डिविडेंड वाज नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, पर निधि लिमिटेड में एक रिलैक्सेशन होता है कि अगर जो डिविडेंड है वो 100 रुपया या 100 रुपया से नीचे है, तो अगर आप नहीं भी पे करते हैं 30 डेज में चलेगा, अगर कुछ कंडीशंस कंप्लाई हो जाए और आप 30 डेज के अंदर निधि कंपनी पे नहीं कर पाती है तो भी चलेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं एक फुल पेज करता हूं। कोई क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है या ध्यान से देखना चाहता हो, लेट मी मेक अ फुल स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू। स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। इज इट ओके? या क्वेश्चन नंबर हो सकता है 31 नहीं हो, लास्ट जो भी नंबर हो आप देख लीजिएगा। नाउ लुक हियर, इसमें क्या हुआ ध्यान से देखिए, पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, तो स्क्रॉल करके ऊपर देखिए। Mr. Vaibhav also holds cumulative preference shares in aggregate of Jipanti Limited, on which dividend is at the rate of 8% per annum. During the financial year, Jipanti Limited did not earn any profits. तो इस क्वेश्चन में एक अजीबोगरीब एस्पेक्ट भी है। प्रेफरेंस शेयर्स और भी क्यूमुलेटिव, जिसमें क्या होता है नियम, अगर आपको याद हो, जिस साल प्रॉफिट्स नहीं है डिविडेंड मत दीजिए, अगले साल पर आपको उसको अक्यूमुलेट करके देना पड़ेगा, और जब तक आप इसको नहीं देंगे ना, आप इक्विटी शेयर्स को भी अगले साल फिर नहीं दे पाएंगे। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफोरसेड केस, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वुड बी द पनिशमेंट टू द कंपनी इन द टेबल? जो टेबल वाली कंपनीज है और उन्होंने नहीं दिया है, तो क्या पनिशमेंट होगा? सेक्शन 127 जिंदाबाद, डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी 1000 रुपया पर डे, एंड जेल भी हो सकती है 2 साल तक की होगी मतलब, एंड कंपनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। फिर बोलता है whether Jipanti Limited is required to pay dividend on cumulative preference shares for the year 21-22, नहीं दरकार है, अगले साल दे देंगे, और अगले साल अगर नहीं देंगे तो फिर अगले साल इक्विटी पे भी डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। तो आइए आंसर को देखते हैं। क्या पूछ रहा है? व्हाट वुड बी द पनिशमेंट एंड इज इट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड? नाउ आंसर क्या है देखोगे आप, वही 127 आ गया, देखो पूरा कंपनी के ऊपर 18% पर एनम है। और यहां पे गजब बात है निधि कंपनीज को लेकर, कि निधि कंपनीज के ऊपर वो क्या बातें थी, अगर 100 या 100 से लेस का डिविडेंड है तो क्या सफिशिएंट होगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, एंड डिविडेंड डिक्लेयर अगर होता है, इफ इट इज अनाउंस्ड इन रीजनल न्यूज़पेपर, जिस एरिया में आपका रजिस्टर ऑफिस है, एंड ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स कि हाँ एक ऐसा डिविडेंड 80 रुपया का 90 रुपया का डिक्लेयर हुआ है, तो चलेगा, आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 127 नहीं आएगा। 2 कंडीशंस है, एक वो न्यूज़पेपर में अनाउंस हो गया और डिस्प्ले हो गया नोटिस बोर्ड में फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो सुवास लिमिटेड में क्या हुआ देखिए, क्वेश्चन का डिविडेंड इतना तारीख को डिक्लेयर हुआ पर पे इतना तारीख को हुआ, वो भी तो एनालाइज करना होगा। तो 30 दिन के अंदर तो डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ, तो उनके ऊपर अब क्या परिणाम आएगा? क्वेश्चन आ रहा है व्हाट कुड बी द पनिशमेंट। तो आप 18% इंटरेस्ट पर एनम तो बोल दिए डायरेक्टर्स के ऊपर, पर उसका कैलकुलेशन भी तो बताओगे आप कि हाउ विल यू शो द कैलकुलेशन। तो कितना रुपया का डिविडेंड था
सुवास लिमिटेड का 800 रुपया, तो 800 रुपया के ऊपर 18% लगेगा। और कितने दिनों का लगेगा? हमें पेमेंट कब से कर देना चाहिए था? देखोगे आप 25/8 से अगर है तो मुझे 26/8/2022 तक पेमेंट कर देना चाहिए था। यस और नो? आई एम सॉरी, 26 सितंबर। इट वॉज पेड ऑन 23rd, 25th, 30 दिन है ना, तो 25/9 तक, अगस्त में 31 डेज होते हैं, 22 तक मुझे पेमेंट कर देना चाहिए था। लास्ट डेट पेमेंट का ये है, और हमने पेमेंट कब किया? 23 तारीख को पेमेंट किया है। सो कितने दिन का ब्याज लगेगा? 23 दिन ये और 6 दिन अगस्त के, तो 29 डेज का ब्याज लग रहा है, डिवाइडेड बाय 365। तो 18% सीधा 800 का 18 मत करना, 18% इज पर एनम, तो मुझे ये 29 डेज का इंटरेस्ट 11 रुपया निकलेगा यहां पर भंदोई लिमिटेड में क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने लोकल लैंग्वेज में दे दिया था, वाइड सर्कुलेशन, एंड अनाउंसमेंट वाज आल्सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, सॉरी ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ये वाला पे कोई पनिशमेंट नहीं लगा है। तो यहां पे स्टूडेंट क्या गलती करेंगे? आई एम एक्सप्लेनिंग। 18% पर एनम बस लिख के आ जाएंगे, पीपल विल नॉट शो द कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन में लोग 800 का 18% दिखा के आ जाते हैं। पे तो हो गया ना, तो आपको इंटरेस्ट है ना सिर्फ इतना पीरियड का लगेगा, 29 डेज का। उसी तरह आप यहाँ पे निधि लिमिटेड में तो कोई आपके ऊपर पनिशमेंट है ही नहीं, बिकॉज 100 और 100 से लेस वाले में ये ऑप्शन दिया गया अगर पेमेंट नहीं भी हो, पर निधि है और 100 के ऊपर है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा वहां पर भी। 100 और 100 से लेस वाले के लिए आपके लिए रिलैक्सेशन है, अगर आप लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में डाल दिए जो फेमस है उस एरिया में, एंड नोटिस बोर्ड पे भी डाल दिए हो 3 महीना के लिए। नेक्स्ट कम्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का लैंग्वेज देखो, डिविडेंड इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड एंड एनी अरियर्स ऑन डिविडेंड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स is payable from the profits earned in later years. So learn the language. इसमें बहुत लोग नहीं लिख पाएंगे, बट अब अगले साल देखो, until and unless the dividend on cumulative preference shares is paid in full including the arrears, no dividend is payable on equity shares. तो आने वाले सालों से ये cumulative preference shares का dividend पे होगा, that clarity has been maintained. पहले तो बताया गया cumulative preference shares is one in which dividend gets accumulated and arrears are due to insufficiency of profits. If you are not able to pay, the dividend gets accumulated and any arrears of such dividend will be payable from the profits of the coming years. और coming years में अगर आप dividend on cumulative preference shares नहीं pay करते हो, including the arrears, you cannot pay dividend on equity shares. So this was a very important language which every student must learn, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है यहां से कुछ क्वेश्चन घूमकर एग्जाम में आ सकता है। So this was a very good question, जहां पर नए एस्पेक्ट्स हमको सीखने मिले जो हम शायद पढ़ाई के समय उतना ध्यान नहीं भी दिए होंगे। पक्का? वेरी गुड। लेट मी सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये सेम ही छप गया है, आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है मिस्टर आर वाला, तो वो हम लोग ठीक कर लेंगे। R30 में भी था, 31 में भी था। ओके, नाउ व्हाट एल्स? नाउ हम लोग शुरुआत से चलते हैं अब, पर ये 2 नए क्वेश्चन ऑल ऑफ यू मस्ट डू दीज 2 न्यू क्वेश्चंस। अब बाकी क्वेश्चंस में एक चीज में, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेट अस सी। क्वेश्चन 9 हम लोग वापस प्रैक्टिस करेंगे, इट्स अगेन टिपिकल। क्वेश्चन 9 इज ऑल्सो टिपिकल कि शेयर्स पर कंपनी लीन एक्सरसाइज कर सकता है, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हो तो कंपनी लीन एक्सरसाइज कर सकता है एज पर टेबल F, अगर आर्टिकल्स में प्रोविजन हो। तो ये उसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, और कंपनी के बोर्ड पर है ना एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो कभी कभी लीन एक्सरसाइज करने से रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, दैट दे विल नॉट एक्सरसाइज द लीन। नाउ दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन 11। ग्रोमोर प्लांटेशंस लिमिटेड, ये सबके बुक में होगा, लिस्टेड कंपनी हैज अनपेड डिविडेंड
for past continuous 7 years. Okay. This period of 7 years ended on 30th June. Prasad, the CEO of the company, is of the opinion that these 15,000 equity shares should have been transferred to the demat account of IPF within 30 days from the end of 7 years. Period. That is by 30th July respectively. तो 7 साल खत्म होने के बाद 30 दिन का टाइम और दिया जाता है आईपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए. Is the opinion of CFO correct? Read with the rules. And what would be your answer had this 7 years expired on 30th November 2017? State the condition under which these equity shares will not be transferred. कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां इक्विटी शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे? ये कुछ ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं है. लास्ट पार्ट. तो पहले आप देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 7 साल का कुछ कहानी दिया है और फिर कंपनी बोल रही है कि मुझे कब ट्रांसफर करना है. तो पहले लैंग्वेज देखो, ऑल शेयर्स. अच्छा, क्वेश्चन क्या हो रहा है? शेयर्स को ट्रांसफर करने की बात उठ रही है कि इक्विटी शेयर्स शुड बी ट्रांसफर्ड. आप हमेशा क्या सुनते हैं बताइए? यू यूजुअली हियर अबाउट अनपेड डिविडेंड बिंग ट्रांसफर. यहां पे बात हो रहा है शेयर्स को ट्रांसफर. तो यस, शेयर्स इन विच, लैंग्वेज देखो वापस से, ऑल शेयर्स इन विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड फॉर, very most important language, 7 consecutive years or more will be transferred to by the company to IPF. Understood? शेयर्स भेजे जाएंगे, चाहे आप उसका डिविडेंड भेजे हो या ना भेजे हो, शेयर्स तो जाएंगे ही जाएंगे अब. सो इट विल बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द आईपीएफ अथॉरिटी विद इन 30 days ऑफ सच शेयर्स बिकमिंग ड्यू टू बी ट्रांसफर्ड. तो ड्यू हो गए 7 साल बाद, तो उसके 30 days के अंदर, तो हम लोग जैसे बोलते थे ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आने के बाद आईपीएफ में चला जाएगा. जब 7 साल वहां आ जाए तो अब आईपीएफ में भेज दीजिए 7 साल खत्म होने से. उसी का डिटेल्ड एक स्टेप आगे गए. 7 साल हो गए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अब वो आईपीएफ में जाना चाहिए. तो विद इन 30 days आप अगर आईपीएफ में भेजते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. विद इन 30 days कहां से? जब 7 years ओवर हो. लैंग्वेज मिला? Proviso to the rule states that where the 7 years provided has been completed during the period 7 September to 31st October, the due date should be this. तो देखिए लैंग्वेज क्या लिखा है, 124(5) क्या बोलता है? During the period from this to this, the due date should be deemed to be this. अच्छा, ये एक्चुअली क्या हुआ था? ट्रांजिशन पीरियड था. ट्रांजिशन पीरियड में कुछ हुआ था. In the light, I'll explain. In the light of the above provision of law read with the rules, the due date shall be 31st October 2017. ये 31st October क्यों पकड़े हैं? Let us see why it is 31st October. And 30 days from the due date will be 30th November for the transfer. Therefore, the opinion of Prasad CFO is correct. ये उस साल 2016-17 में ये सब प्रोविजंस आए थे. तो उस साल स्पेशली जितने भी ड्यू हो रहे थे वो सब 31st October वॉज द कंसिडर टू बी द ड्यू डेट, इसलिए वो 30th November को भेजा था. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 years expired on 30th November, then also the equity shares will be credited within 30 days from the shares becoming due to be transferred. तो बेसिकली अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आए हुए 7 साल हो गए, वहां से 30 days के अंदर अब ट्रांसफर होने चाहिए. ये पर्टिकुलर साल के क्वेश्चन में 16-17 का कुछ झमेला था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर है. इन एनी केस इफ डिविडेंड इज पेड, अगर कोई साल अगर डिविडेंड बीच में आपने पे कर दिया तब वो ट्रांसफर नहीं होगा. तो कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आप देखोगे कि डिविडेंड पे हो गया बीच में, तो आप ये ट्रांसफर की नौबत नहीं आएगी. ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज एनी स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया हुआ है रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, और वेयर शेयर्स आर प्लेज्ड और हाइपोथिकेटेड अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट, देन द कंपनी विल नॉट ट्रांसफर द शेयर्स टू द फंड. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां शेयर्स को हम आईपीएफ में नहीं भेजेंगे. एक तो अगर इफ एनी डिविडेंड इज क्लेम्ड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द 7 year पीरियड, अगर कभी भी डिविडेंड पे हो गया या क्लेम हो गया तो वो नहीं जाएगा. या कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि ये शेयर्स आईपीएफ में नहीं जाएंगे, या आपके शेयर्स प्लेज कर दिए गए थे लोन लेने के लिए, तो ऐसे केसेस वाले शेयर्स भी आईपीएफ में
नहीं जाएंगे। तो ये एक टिपिकल एस्पेक्ट था क्वेश्चन का। तो यहां पे एक अच्छा चीज क्या पता चला कि आईपीएफ अथॉरिटी में जो सब 7 साल बीत जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आए हुए, और जब 7 इयर्स ओवर होते हैं, वहां से 30 डेज के अंदर आप भेज सकते हो आईपीएफ के अथॉरिटी के डीमैट अकाउंट में। पर कौन से 3 केसेस हैं, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट पता चला। जब शेयर्स प्लेज्ड हैं, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है रिस्ट्रेनिंग देम फ्रॉम ट्रांसफरिंग, ये वाले शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे। ओके, सो दिस वाज अगेन एन अनकॉमन क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर केस का ये वाला जो लैंग्वेज है ना, यू कैन इग्नोर, क्योंकि ये 16-17 का एग्जाम में क्वेश्चन आया था और अब ये डेज बहुत पुराने हो गए। आप बस याद रखना कि 30 डेज के अंदर आपको भेजना पड़ता है फ्रॉम द डेट इट हैज बिकम ड्यू टू बी ट्रांसफर्ड। ये रूल 6 में लिखा हुआ है आईपीएफ अथॉरिटी के रूल्स में। उस साल ये रूल आया था ना, तो वहां कुछ ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। सिंपल पार्ट इज दैट आई अनपेड डिविडेंड में आए हुए 7 साल हो गए, अब आईपीएफ में जाना चाहिए। तो जाने का जो टाइम है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट दिस 7 years हैव एक्सपायर्ड, यू कैन ट्रांसफर टू आईपीएफ अथॉरिटी। और ये 3 टाइप के केसेस हैं जहां आपने बीच में कोई भी साल अगर क्लेम कर लिया है, या प्लेज्ड है आपके शेयर्स कोई बैंक को, इंस्टीट्यूशन को, लोन के अगेंस्ट में, या कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है जो रोक रहा है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप नहीं। चलिए सीएसआर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर भी रिवाइज होगा और एग्जाम के एक दिन पहले इन क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 28। सम ऑफ यू डोंट हैव क्वेश्चन 28, तो उनको मैंने एक पीडीएफ सर्कुलेट किया है। उस पीडीएफ में ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा इफ यू आर नॉट हैविंग इन योर बुक्स। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, शायद 2 बार मैंने टाइप करवा दिया है, और इन द पीडीएफ ऑल्सो यूल फाइंड, हो सकता है पेज नंबर्स अलग हो। ये बैलेंसेस मुझे एबीसी लिमिटेड के मिले हैं, नेटवर्थ के, टर्नओवर के, नेट प्रॉफिट। पता है सीएसआर के हर क्वेश्चन में आपको ये फिगर्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो सेक्शन 135 में लिखा था एवरी कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ हो, और नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ हो, और नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स फ्रॉम इंडियन ऑपरेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ हो। और ये नेटवर्थ, ये टर्नओवर, दिस विल बी एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी पिछले साल का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नॉट द करंट ईयर। ओ, मैंने भूल से आंसर ही बोल दिया आपको। लुक एट द स्क्रीन, एक लिखा हुआ है बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2020, और एक लिखा हुआ है बैलेंसेस एज ऑन 30 सितंबर 2020। आपने कोई प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। नाउ एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन, क्या एग्जामिन करने बोला जा रहा है, क्या इसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एक चीज बता दूं आपको कि सीएसआर कमेटी बनाना पड़ता है अगर आपकी कंपनी के लिए सीएसआर स्पेंडिंग कंपलसरी होता है। और सीएसआर स्पेंडिंग कब कंपलसरी होता है? लुक एट द स्क्रीन्स अगेन, एवरी कंपनी, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, पिछले साल वाला देखते हैं हम लोग, तो उनको कमेटी बनानी पड़ती है। नॉर्मली 3 और मोर डायरेक्टर्स रहते हैं, और एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है जो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है। पर हर पार्ट टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, वो पार्ट टाइम डायरेक्टर जो सेटिस्फाई करे ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 149। अब ये आपको हमेशा याद हो जाता है, सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर्स रहेंगे, पर जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही नहीं पड़ता है, वहां 2 डायरेक्टर्स से भी आप सीएसआर कमेटी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन कंपनी में भी 2 ही नॉमिनीज रहते हैं इन द सीएसआर कमेटी। तो लुक एट द लैंग्वेज, कंपनी डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द गिवन क्राइटेरिया। मेरे केस में कुछ भी नहीं फुलफिल हुआ। क्यों नहीं फुलफिल हुआ? तुम बोलोगे हो रहा है सर, 1000 करोड़ हो रहा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ हो रहा है। रुकिए, मुझे ये वाला देखना है। अंडरस्टूड? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है, ऑडिटेड वाला, ऑडिटेड वाला मुझे ये वाला देखना है। तो इसके अनुसार टर्नओवर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 नहीं हुआ, नेटवर्थ मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स फ्रॉम द इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ नहीं हुआ। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई डोंट हैव टू फॉर्म फुल पेज। सीएसआर कमिटी मुझे फॉर्म करने की दरकार नहीं है। लैंग्वेज मिला? आइए फुल पेज कर देता हूं जल्दी से।
एक चीज बता दूं, ये सीएसआर कमेटी बहुत जालिम क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ये सब ट्रिगर हो गया सपोज, फिर भी सीएसआर कमेटी कई बार नहीं बनाना पड़ता। अगर आपका जो सीएसआर स्पेंडिंग जो आप कैलकुलेट करते हो ना, मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, वो आप कैलकुलेट करके देख रहे हो 50 लाख क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो सीएसआर आपको कमेटी नहीं बनाना पड़ेगा। और कई बार अनस्पेंट, कई बार आपका सीएसआर स्पेंडिंग सपोज 48 लाख है, वहां सीएसआर कमेटी नहीं बनाने से चलेगा, बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपके ऑलरेडी कोई अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट खुला हुआ है बिकॉज ऑफ दैट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मैकेनिज्म, याद होगा, तो आप चाहे स्पेंडिंग 50 लाख क्रॉस नहीं कर रही है तो भी सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। तो कमेटी में नॉर्मली 3 और मोर डायरेक्टर्स होता है। अगर प्राइवेट कंपनी को सीएसआर कमेटी का कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर जाए तो 2 डायरेक्टर्स रखते हैं तो भी चलेगा। पक्का एवरीवन? मैं एक बार आपको थ्योरी दिखा देता हूं बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। इसी सीएसआर कमेटी से रिलेटेड यहां पे कॉन्सेप्ट था, a private company having only 2 directors on its board shall constitute CSR committee with 2 such directors। अच्छा, जहां पे सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स हो, पर अगर प्राइवेट कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं तो फिर 3 रखिएगा। लिखा है प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, तो वो 2 से भी बना सकते हैं। पब्लिक कंपनी में तो 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होते हैं, तो पब्लिक कंपनी में हमेशा 3 डायरेक्टर्स आप रखेंगे। हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको लिखा है वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इट शैल हैव इन इट्स सीएसआर कमिटी 2 और मोर डायरेक्टर्स, पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो नहीं रखेंगे आप। फॉरेन कंपनी में लिखा हुआ था 2 पर्संस एंड दे आर बेसिकली नॉमिनीज, जो फॉरेन कंपनी चैप्टर में पढ़ते हैं, जो आपके नोटिसेस और को रिसीव करता है इंडिया में। तो ये सब छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनी जहां 2 ही डायरेक्टर्स हैं वहां सीएसआर कमेटी में 2 डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर सीएसआर कमेटी, अगर सीएसआर स्पेंडिंग 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो कमेटी बनाने की दरकार नहीं है। एंड बट अगर आपका कोई अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट खुला हुआ है देन वापस कमेटी बनाने की नौबत आ जाती है। साउंड आ रहा है ना? चलो गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इससे हमारा सीएसआर के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है सो दैट वी आर एबल टू डेवलप प्रॉपरली एवरीथिंग। इस क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन 27। यहां तक क्वेश्चन एक्चुअली ये आंसर यहां से फिर आंसर शुरू हो रहा है। सिंपल है, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फुल पेज वंस, कई लोगों के पास हो सकता है पीडीएफ, मैं वापस बार बार बोल रहा हूं, सर्कुलेटेड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी एडेड है। Modern Furniture Limited undertake a CSR project in the light of its CSR policy of placing and installing benches as public parks and gardens in supervision of district administration। कुछ कर रहा है CSR। इनिशियली लगा था 8 महीने में ओवर हो जाएगा, बट फिर लगा कि प्रोजेक्ट चलेगा और 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होगा। दे एक्सटेंड द ड्यूरेशन बियॉन्ड 1 ईयर। अरे वाह! एंड बोर्ड ने डिसाइड किया, रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी दिया। तो क्वेश्चन है, क्या बोर्ड करेक्टली रिकैटेगराइज कर सकता है प्रोजेक्ट को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में? ये लिखा हुआ है। तो आंसर है प्रोजेक्ट्स व्हिच आर इनिशियली अपीयरिंग टू बी लेस देन अ ईयर्स टाइम बट ड्यूरेशन इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर पीरियड बाय द बोर्ड, अलाउड हो जाता है ये। इफ रीजनेबल जस्टिफिकेशन इज शोन कैन बी कैटेगराइज एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, सो डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज लीगल एंड वैलिड। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आ रहा है। मेरे को पर्सनली लग रहा है एग्जाम में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। नेक्स्ट 29 में आइए, जल्दी से देखिए। सुपर रियल एस्टेट लिमिटेड लेआउट, अ लिस्टेड कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट्स रिफ्लेक्ट एलिजिबल प्रॉफिट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये दिया हुआ है बहुत कुछ, पक्का एवरीवन? एंड सपोज ये साल है 15-16 का, तो हमें निकालना है कि हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या है, देखो, कैलकुलेट द अमाउंट दैट हैज टू बी स्पेंट टुवर्ड्स सीएसआर, गिव द कंपोजिशन ऑफ कमिटी। क्या कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा अगर वो एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करता है सीएसआर के लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है विद रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस। लिस्ट 2 एक्टिविटीज दैट आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड फ्रॉम सीएसआर। अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें सिर्फ एम्प्लॉइज का बेनिफिट इन्वॉल्व है, या स्पॉन्सरशिप इवेंट्स करते हैं जहां एक्चुअल सीएसआर नहीं हो रहा है, बस मार्केटिंग बेनिफिट्स पाने के लिए वन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो भी सीएसआर नहीं है। या कोई लेबर लॉस के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंडेटरी थी लॉ के अंदर वो करते हो, वो भी सीएसआर नहीं है। मैंने पढ़ाया था पिछले दिनों, या जब भी आप पढ़े हो। सो कैलकुलेट द अमाउंट दैट हैज टू बी स्पेंड। तो पहले तो आप पूरा बताओगे मिनिमम क्या अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, और यहां पे देखोगे सारा एवरेज नहीं लेना, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज लेना है। अगर 2 ही साल अवेलेबल होते तो 2 को ऐड करते, डिवाइड बाय 2 करते,
कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी, ये भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी अभी आपने पढ़ा था. 3 or more directors, 1 will be independent director, वो सब लिख देना चाहिए. पर जिस प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स हैं वहां पे आपके कमिटी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. बहुत लोग एमसीक्यू में लिखेंगे दिस इज रॉन्ग, 3 होता है, पर बुक में लिखा हुआ है क्लियरली अगर प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स है, मिनिमम 2 रखना होता है, उन्होंने 2 रखा है. तो अगर प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स है तो 2 से भी काम चलेगा. तो these are small technicalities which we must observe while doing the CSR question. This is again very simple. रेरा लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो. टर्नओवर 100 करोड़, नेट प्रॉफिट 3 करोड़, नेटवर्थ 300 करोड़ 2016-17 में, और आपको पूछा जा रहा है, सीएफओ बोला कमिटी बनाना पड़ेगा, और आपसे पूछा जा रहा है कमिटी बनाना है या नहीं बनाना है. बहुत सिंपल है. ये सब वर्ड्स आंसर में लोग भूल जाते हैं. सिर्फ लोग ना नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट्स लिखते हैं. दे डोंट राइट दिस वर्ड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ये सब पे मार्क्स कटते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. और कमिटी बनाने की नौबत ही नहीं आए. आपने थ्योरी लिखा है, इन द प्रेजेंट केस नन ऑफ द फिगर इज गेटिंग ट्रिगर्ड. पक्का? नाउ दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन जो मेरे पढ़ाए हुए नॉलेज पर बेस्ड है. शायद आपके बुक्स में नहीं है तो भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं. Skip Limited was incorporated on 1/4/2019. The balances extracted from its audited financial statements are given below. Net profits before tax. Before tax दिया हुआ है. Then they have given net profits after tax. हम लोगों को कौन सा से मतलब होता है? मेरे लेक्चर्स में क्या सुना था आपने? नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स से. The company proposes to allocate the minimum amount required for CSR activities. अच्छा, बनाई कब था? 2019 में. तो 2 ही साल हुआ है. तो कुछ बच्चे तो होशियार है, 2 ही साल हुआ है, तब तो CSR स्पेंडिंग करना ही नहीं पड़ेगा. 3 साल तो होना चाहिए ना एवरेज निकालने के लिए. मैंने पढ़ाया था, बताया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 2 साल का एवरेज निकालिए. 1 साल हुआ है तो सिर्फ उस पर 2% अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमको तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का देखना है. तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि इनमें से कुछ भी अगर अट्रैक्ट होता है, पहले ये लाइन बहुत काम कर कि कब कब अट्रैक्ट होता है वापस ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो सीएसआर कमिटी बनाना है. पुराने जमाने में एक नियम था, एक बार अप्लाई होने के बाद 3 साल अप्लाई होता रहेगा सीएसआर स्पेंडिंग. वो सब अब नहीं है. हमें हमेशा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है. तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जब मैंने देखा तो कुछ बच्चे तो ये देख के सोच रहे हैं नहीं लगेगा, पर समझदार बच्चे ये वाला देखकर उनको पता चल गया कि मुझे कितना यहां पर मुझे 7 करोड़ है, मुझे तो 7 करोड़ वाला देखना है ना, 21-22 का है, तो मुझे 7 करोड़ में ट्रिगर हो गया. तो 7 करोड़ में ट्रिगर हो गया तो कमेटी तो बनानी पड़ेगी, बिकॉज नेट प्रॉफिट एक्सीड्स 5 करोड़. रीजंस पूरा दिख रहा है कैसे आप एक्सप्रेस रीजंस लिखेंगे. एंड कितना स्पेंड करना है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 immediately preceding years or where company has not completed. ये सब लाइंस लिखना पड़ता है आंसर में. तुम वहां सिर्फ कैलकुलेशन करके नहीं आ सकते हो. अच्छा सर बोले थे 2 ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से और फिर उसका 2%. Where the company has not completed 3 years during the preceding financial year, वहां पर भी आप जितना कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से निकालते हो. तो यहां पर आप देखो 5 + 7 डिवाइडेड बाय 3 मत करना, डिवाइडेड बाय 2 करोगे और उसका 2% निकालोगे. ऐसे आपको पूरा एक्सप्रेस कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा. एंड ये जो नेट प्रॉफिट्स होता है, इसमें मैंने आपको एक दिन बताया था, वापस बता देता हूं. इसके रूल्स में लिखा हुआ था, एमसीए के रूल्स में, नोटिफिकेशन में, इट डजंट इंक्लूड प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच. इट डजंट इंक्लूड, आएगा एग्जाम में, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज विच आर कवर्ड बाय सीएसआर. क्योंकि उन कंपनीज के पीएल में अगर वो डिविडेंड इंक्लूडेड था, उन्होंने डिविडेंड दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने अपने प्रॉफिट से दिया है, उस प्रॉफिट्स पर उन्होंने सीएसआर दिया है. अब हम भी उस डिविडेंड पे अगर सीएसआर देंगे तो डबल सीएसआर हो जाएगा. सो नेट प्रॉफिट्स विल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस. फॉरेन ब्रांचेस के फॉरेन से आप जो पाएंगे वो नहीं आएगा. एंड इट विल ऑल्सो नॉट इंक्लूड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दोज कंपनीज, पूरा इंग्लिश सुनो, विच आर गवर्नड बाय सीएसआर. यहां से कुछ हलचल मच सकता है, प्लीज डू रिमेंबर. पक्का? तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने देखा नहीं हो ना, लिखने का पैटर्न, एक तो मैं बार बार देख रहा हूं, ट्रिगर वाला लैंग्वेज लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले भी, वरना वहां नहीं लिख पाएंगे आप अच्छे से. सो यू शुड स्पेंड सीएसआर पे इन वीडियोस पर अच्छा टाइम. 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. और कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये भी हम लोगों को देखना चाहिए. अंडरस्टूड? उसके बाद देखोगे
एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक सबके हो गए? तो सीखने मिला है। अब कई पॉइंट्स जो इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करके आपको और समझा रहा हूं आगे। अब 32 में आइए, दिखने में बहुत बड़ा साइज है, अभी 1-2 साल पहले एग्जाम में आया था और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। अच्छा, किसी किसी बुक में 32 नहीं, सॉरी, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, 2 बार 32 टाइप हो गया है, तो ठीक है, ये 33 ऑलरेडी, ये 33 होता है जो भी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेम हमने देख लिया था। आपकी बुक्स में अगर नहीं है कोई टेंशन नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोविजनल वाला और पिछले साल वाला एक क्वेश्चन देखा था। तो आई थिंक ओनली वन मोर क्वेश्चन, फिर ये मेरे इस बुक में 36 में क्वेश्चन और दिया हुआ है, एबीसी सिक्योरिटी सर्विसेज। डरो मत, दैट इज सेम एज द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डू नाउ। तो जिसकी बुक में नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, नाम चेंज है, आरटीपी एमटीपी में था तो हमने भी डाल दिया, पर आप देखोगे एग्जाम में और बेटर क्वेश्चन आएगा सीएसआर पर। 32, लुक एट द साइज ऑफ द क्वेश्चन। लोग साइज देख के डर गए, बट लेट मी टेल यू, बिगर द साइज इट्स इजियर। बड़े साइज ऑफ क्वेश्चन में छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, तो साइज देखकर मत घबराइए। आइए मिलकर देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। The company Herbal Wellness Products Limited was registered in April with an authorized capital of so and so, having registered office as so and so. The company was in compliance of all legal requirements on time. The company was producing health related products. ज्ञान दिया हुआ है क्या क्या करता है। The aggregate value of paid up share capital is 200 crores divided into so many equity shares. And ये है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। फ्री रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, securities premium, credit balance of PL, reserves created out of revaluation of assets, miscellaneous expenditure not written off. अच्छा अच्छा, देखो 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 ध्यान से, पेड अप कैपिटल तो 200 करोड़ है, टर्नओवर वाज 700 करोड़, टर्नओवर कितना है 700 करोड़, नेट प्रॉफिट्स कितना आया 4 करोड़। सर अभी तक तो अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। नेटवर्थ अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सब में। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट नेटवर्थ। और नेटवर्थ का डेफिनेशन हम लोग बचपन में पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लॉज 57 में, जहां पे सिखाया जाता था दैट पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी रिजर्व्स प्रॉफिट से क्रिएट हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, एडजस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ये सब ऐड कर दीजिए और उसमें से माइनस करिए अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, ये सब माइनस करते रहिए। और एक चीज बोलता है इग्नोर करिए कैलकुलेशन से, दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन। इंग्लिश सुना, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन, इसको इग्नोर करिए। तो यहां पे देखोगे रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, ये हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा, इग्नोर करना है नोट देकर। बाकी सब हम लोग प्लस माइनस करेंगे और फिर प्लस माइनस करके देखेंगे क्या हमारा नेट प्रॉफिट्स में सॉरी क्या हमारे नेटवर्थ में ट्रिगर होता है या नहीं होता है। तो एक बार मैं सीधा क्वेश्चन में ले जाता हूं। पेड अप शेयर कैपिटल 200, ओ लोग है ना पेड अप शेयर कैपिटल ऐड करना भूल जा रहे हैं। नेटवर्थ में से फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, ये। और ये देखो बेस्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट डिफाइन नेटवर्थ। ये सब मैं आपके हेल्पलाइन के लिए लिख रहा हूं, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो आप ऑब्जर्व करो। आफ्टर डिडक्टिंग दिस, यानी आपको पहले कुछ कुछ चीजें ऐड करने बोल रहा है, कुछ डिडक्ट करने बोल रहा है, एंड कुछ इग्नोर करने बोल रहा है। सर इग्नोर वाला क्या है, डज नॉट इंक्लूड, मतलब इग्नोर इट। रिवैल्यूएशन रिजर्व, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन, ये है आपको इग्नोर करना है। तो आप देखो कैलकुलेशन में आप ध्यान से पेड अप शेयर कैपिटल, और ये देखो कैसे अपने टेबल बना रहे हो, ऐसे स्केल वेल यूज करने का दरकार नहीं, एग्जाम में बड़ा पेपर होता है, कैसे इतना टाइम नहीं मिलेगा। और क्या ऐड कर रहे हो क्या माइनस कर रहे हो, तो नेटवर्थ का डेफिनेशन आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। इट इज एग्रीगेट ऑफ दीज आफ्टर डिडक्टिंग दिस, यू गेट इट, एंड डू नॉट इंक्लूड दिस। बहुत इजी लैंग्वेज है, सुनने के बाद अब शायद बेटर हो जाएगा। तो नेटवर्थ हमारा 510 करोड़ आ रहा है, तो कंपनी हैज अट्रैक्टेड 135। और सबसे पहले शुरू में आपने 135 का जो बार बार बोल रहा हूं ना, ट्रिगर लिमिट बार बार आ रहा है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जब ये सब ट्रिगर हो जाता है इन तीनों में से एक भी, तो आप सीएसआर कमेटी बनाएंगे जिसमें 3 या ज्यादा से डायरेक्टर रहेंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। पक्का लैंग्वेज मिल रहा है, नेटवर्थ का कैलकुलेशन आ गया।
क्वेश्चन वापस जाते हैं। अब तो क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बीच में दिखा दिया थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, नेटवर्थ की डेफिनेशन को भी वहां शो ऑफ करो, कैलकुलेशन को पूरा एक्सप्रेसली दिखाओ, और ये सब वहां जाके फर्स्ट दिन आप नहीं कर सकते। ये मॉडल आंसर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा आज एज अ बूस्टर, देन ओनली यू कैन राइट इन द एग्जाम हॉल दोज प्रोविजंस या फ्लो ऑफ इवेंट्स। इसे रिवीजन में भी मैं बार बार बोलता हूँ, केस स्टडी बेस्ड रिवीजन करना चाहिए। लोग समझते नहीं है, सिर्फ वो रैपिड पॉइंट्स जिसमें हम लोग टीचर लोग यूट्यूब में बनाते हैं वो सुनते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एग्जाम में केस स्टडी आता है तो केस स्टडी से रिवीजन करो, ताकि वो फ्लो ऑफ आंसर, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है सर, समझ गए थे लिख नहीं पाए, तो वो सब ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली एक चैप्टर होता है सीए वालों के, इंटरप्रिटेशन जनरल क्लॉजेज, उसमें तो बहुत जरूरी है। सीएमए में नहीं है वो चैप्टर्स, तो ध्यान से दिख रहा है आपको पॉइंट्स। सीएस में भी दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिटी के कॉम्पोजिशन के बारे में इन्होंने लिस्ट दे दिया, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने रख लिया, इतने एग्जीक्यूटिव रख लिए, इतने ये रख, बोर्ड में सॉरी बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं। और आपने अपनी कमिटी में क्या क्या रखा है? आरसी गोयल उधर एमडी, वरुण, अच्छा, प्रबोध एंड विनीत टू एक्ट एंड कंप्लाई विद सीएसआर। आपने कमेटी में आरसी गोयल एमडी को रखा है, वरुण कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। प्रबोध कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये विनीत कौन है? मुझे तो आपके यहाँ कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिख ही नहीं रहा है, ना रुद्र मित्तल है ना प्रज्ञा। रुद्र मित्तल और प्रज्ञा दिखाई दिए? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या रुद्र मित्तल और प्रज्ञा में से एक जन होने चाहिए थे? तो इस एग्जाम्पल में देखो, विनीत वॉज योर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, तो यहां पे दे आर नॉट इन कंप्लायंस बिकॉज आपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को क्यों ले लिया? वहां तो डायरेक्टर्स को लेने बोला जा रहा था। एंड मोर ओवर वहां पे वो जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका मिसिंग है, आईडी इज मिसिंग, तो आपका तो कंप्लायंस नहीं हुआ ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका मिस कैसे हो सकता है? वो तो मिस नहीं हो सकता था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि कमिटी का आपका यहाँ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आपने कंप्लायंस ऑफिसर को क्यों लिया? वहां तो डायरेक्टर्स से बन रही है कमिटी। ओके, कंपनी इतना स्पेंड करेगा, आपको सुन के अच्छा लगा, पर ये देखो ये कंपनी कहां कहां स्पेंड करने जा रहा है। तो एज पर एमसीए रूल्स, आपको अगर ये कुछ एक्टिविटीज में करते हैं तो कवर्ड नहीं होता है, कुछ एक्टिविटीज कवर होता है, उसके बारे में आपको यहां बताना पड़ेगा। स्टार्ट रीडिंग। तो क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स, 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी करवा दिया, मैं तीसरे के ऊपर अटैक कर रहा हूं। फुल पेज, स्टार्ट रीडिंग वंस। तो क्वेश्चन में जब भी आप भी पढ़े ना, ऐसे छोटे छोटे अंडरलाइनिंग्स किया करिए। ऑफ कोर्स आपको एग्जाम हॉल में कलर्स अलाउड नहीं है, मैं इसको इसलिए कर रहा हूं ताकि विजुअल प्रेजेंटेशन आईज पे ज्यादा इंपैक्ट डाले, बट ब्रैकेट, स्टार, छोटे अंडरलाइनिंग्स इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग द एंटायर क्वेश्चन इन लॉ एंड टैक्स, जहां जहां आपको लगे कि ट्विस्ट है, अब वो आपको सही टाइम पे सही चीज लगना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, सीएसआर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज एंड फैमिलीज ओनली। पॉलिटिकल पार्टी ये कवर्ड नहीं है, ये भी कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड है शेड्यूल 7 में भी, ये भी कवर्ड है आई थिंक। लेट अस चेक। अरे वाह, और इसमें एज पर एमसीए रूल्स लिखना चाहिए था, ताकि तो आंसर लगता है कि अब रूल्स भी पढ़ के आए हैं। पक्का? तो ये जो हमने पढ़ा था उसी को हम यहां पर बेसिकली रिवाइज करते जा रहे हैं। तो सीएसआर के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से, लेआउट बहुत ध्यान से ये तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने तैयारी वीडियो सीरीज भी लॉन्च किया था। और एक चीज मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, आई डोंट नो इफ एनीवन फॉरगेट, डेज, फिगर्स, पेनल्टी, यही तो है पूरे कंपनी लॉ के सिलेबस में। तो मैंने ना छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे, प्लीज इस वीडियो में भी मांग लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी, एंड प्लीज सी दैट पीडीएफ ऑफ डेज, फिगर्स एंड पेनल्टी। हर क्वेश्चन में यही तो आता है लिखना, फिगर्स और डेज और पेनल्टी। तो ये आप अगर अच्छे से कर लेते हो ना, टैक्सी में जाते वक्त या घर आते वक्त या कभी भी जब आपको अच्छा लगे, बहुत चीजें ग्रिप में आ जाती है। मेन लॉ पेपर में और टैक्स पेपर में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, वो जो एग्जाम के बीच का जो गैप होता है ना, 1.5 दिन 2.5 दिन जो भी, दैट विल डिटर्मिन योर परफॉर्मेंस लेवल। सो डोंट एकदम भी कुछ कंफ्यूजन में मत आइएगा। वीडियो भी पूरा पूरा मैराथन 9-9 घंटा नहीं देखना, जहां आप तकलीफ हो वहां फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स एज पर एमसीए रूल्स लिखा? मैं एक चीज वापस दिखला रहा हूं आपको, कुछ की कुछ हलचल यहां से भी मचेगी। कमिटी को लेके मैंने बताया, अगर अनस्पेंड, अगर आपकी सीएसआर स्पेंडिंग 50 लाख क्रॉस नहीं हो रही है तो कमिटी नहीं बनाने से भी चलेगा, वहां बॉडी की सब कुछ कर लेंगे।
एंड जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना ही नहीं पड़ता है, ऐसी कंपनीज होती है, तो वहां पे आपकी कमेटी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस एग्जाम में जानबूझ के आएगा 2 ही डायरेक्टर्स है, और वहां आप देखोगे आईडी रखने की आवश्यकता नहीं है, तो जिद मत करना, 3 तो होना चाहिए, 2 से भी कभी कभी काम चल जाता है। पक्का एवरीवन? जैसे प्राइवेट कंपनी में भी 2 से भी काम चल जाता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसे भी रखने नहीं पड़ते। ओके, तो बहुत कुछ हम रिवाइज कर रहे थे, जगह जगह देख रहे थे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इम्पैक्ट असेसमेंट। मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त आपको बताया था इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। आई जस्ट शो इट टू यू अगेन, सब एक मिलके देखना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को लगता है इस बार यहां से आएगा, सरप्लस अगर हो जाता है सीएसआर प्रोजेक्ट पर, मैंने लिखवाया था आपके क्लास नोट्स में भी, क्या इसका इंपैक्ट आएगा? 3 ऑप्शंस है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, इट विल बी यूज्ड इन द सेम प्रोजेक्ट, और अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर करके सीएसआर के लिए खर्चा करो, या शेड्यूल 7 के फंड में आप इसको भेजिए। और ये सारे काम आपको 6 महीने के अंदर कर देना है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 6 मंथ्स। आज वापस इसलिए बोल दिया हूं ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन भी बना लेना, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस, उस दिन बनवाया था। और अगर कोई कंपनी ज्यादा स्पेंड कर देती है तो एक्सेस को वो सेट ऑफ करवा सकती है, कब तक? आने वाले सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। उसमें कंडीशन है कि उस एक्सेस में सरप्लस ऑन सीएसआर प्रोजेक्ट उस एक्सेस का भाग नहीं होगा। तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है, डोंट मिस। उसके अलावा दिस वाज अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपैक्ट असेसमेंट। अपने अपने किताबों में देखिएगा कि आप जो सीएसआर पे इतना खर्चा कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या फायदा हो रहा है। तो लिखा है कंपनी जिसकी एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग लास्ट 3 इयर्स से 10 करोड़ या से ज्यादा हो। अगर आपकी एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग, यानी किसी साल 12 किया हो, पिछले सालों में किसी साल 10, किसी साल 11, किसी साल 12, किसी साल 7, तो एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग 10 करोड़ है। पहला तो ये क्राइटेरिया। एंड ये भी देखो, अब उस कंपनी के बहुत सारे सीएसआर प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उस कंपनी के सारे सीएसआर प्रोजेक्ट का मुझे ये ऑडिट नहीं करवाना है इंपैक्ट असेसमेंट का, मुझे उस सीएसआर प्रोजेक्ट का करवाना है इंपैक्ट असेसमेंट, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, मे बी मर्चेंट बैंकर और सीए, जिसपे 1 करोड़ या 1 करोड़ का खर्चा हुआ हो एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हुए 1 साल हो गया हो। सपोज आपने बोला था मैंने सैनिटेशन लाइंस इतने सारे गांव में टॉयलेट्स बनाया है अक्षय कुमार की उस मूवी के बाद, तो 1 साल बाद पता चलेगा कि पाइपलाइन जाम तो नहीं हुए हैं, कोई यूज नहीं कर रहा है, अभी भी लोग खेतों में जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हुए 1 साल भी हो गया हो, यानी एंड ये सब सेटिस्फाई होगा तो इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है। और इसको करवाने में जो खर्चा होता है इसको आप सीएसआर के रूप में क्लेम कर सकते हो, बट कितना? मैक्सिमम जो आप इंपैक्ट असेसमेंट पर जो खर्चा हो रहा है वो सीएसआर कितना क्लेम कर सकते हो? लिखा है 2% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर और 50 lakhs whichever is higher। 2% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर और 50 lakhs फिगर पढ़ना। कई लोग इसमें ना 5% लिख के आ जाते हैं। 5% क्या चीज का था, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, कंफ्यूजन जब लोगों को होता है। 5% था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलकर आप क्लेम करते हैं सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑन द सीएसआर प्रोजेक्ट, दैट कैन बी मैक्सिमम 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर। ये मैं बोल रहा हूं इंपैक्ट असेसमेंट जो आप सीएसआर प्रोजेक्ट पे करते हैं किसी किसी सिनारियो में, इंपैक्ट असेसमेंट कैन बी मैक्सिमम कितना सर? 2% ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर, लैंग्वेज मिला, और 50 क्या लिखा हुआ था? लैक्स, करोड़ नहीं, और 50 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो सुनने से ये अंश आपका बहुत सॉलिड हो गया। सो डोंट फॉरगेट अबाउट इम्पैक्ट असेसमेंट बिकॉज वी सॉ अ क्वेश्चन ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट। यहां पर आइए, क्वेश्चन 24 पहले भी आपने किया होगा। माइंड गेम लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ माइंड गुरु लिमिटेड। इसमें 135 अट्रैक्ट हुआ। इट हैज मिनिमम एवरेज ऑब्लिगेशन ऑफ 15 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ओ, तो 3 years में 10 करोड़ वाला एग्जाम्पशन हम ले लेंगे। बोर्ड नीड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या ये हर कंपनी को दरकार पड़ती है, एंड हु कैन कंडक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट। फुल पेज करिए। तो मैंने कुछ अंडरलाइनिंग्स किया जो मैंने हिंदी में समझाया था, और ये देखो 1 कंडीशन, 2 कंडीशन आउट प्रोजेक्ट एंड 2 एंड 1 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हुए हो गया हो। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। कितना इंपैक्ट हुआ है, क्या वो रिसोर्सेज को
बेटर प्लान कर पाएंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को. लैंग्वेज प्रैक्टिस करिएगा. इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. स्टार्ट रीडिंग. एंड को वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे. कुछ मार्किंग्स अगर आपके मिस हो रहे हैं तो वो भी देखिएगा. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑन सीएसआर. सीएसआर में हमारे खुद की किताबों में और भी क्वेश्चंस थे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आइए मैं कुछ कुछ और देख लेता हूं जहां जहां दरकार पड़ेगा. क्वेश्चन 1 इन योर केस स्टडी बुक, पहले भी आपने किया होगा. दिस इज वेरी सिंपल. ये होमवर्क ले लीजिए, डायरेक्ट फिगर्स वाले पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन 2 अगेन वेरी इजी. होमवर्क ले लीजिए, आज ही करवाया मैंने कि वो नेटवर्थ कैलकुलेट करने के फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है. मैंने क्लास में पहले से भी करवाया था आपको. यू शुड नॉट मिस इट. आंसर भी दिया हुआ है. अच्छा, सपोज मैंने क्लास में हमेशा पढ़ाया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ लेस होता है. भूल से अगर मेरे बुक में ऐड हो जाए तो मेरे को भी फोन मत करना, और लेस कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक होगा. सीएसआर में ओनली 2 डायरेक्टर्स है. ऐसा कब होता है? बिकॉज प्राइवेट कंपनी हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, तो वो 2 डायरेक्टर्स से भी बना सकते हैं. पढ़ के देखिए. जॉनसन लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी. 3 डायरेक्टर्स हैं. आउट ऑफ 3 डायरेक्टर्स 1 इज रेसिडेंट, 1 इज नॉन रेसिडेंट. तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. पढ़ के देखिए. फॉरेन कंपनी में 2 पर्सन रखने बोल रहा है. प्लीज लैंग्वेज मिला. अच्छा, आउट ऑफ विच 1 पर्सन विल बी द नॉमिनी, जो इंडिया में रेसिडेंट होगा, जो सारे आपके चिट्ठी और को रिप्रेजेंट पाता है. ओ, तो फॉरेन कंपनी में हम बोल रहे थे सुबह भी 2 पर्सन होगा, 2 नॉमिनीज नहीं है. आउट ऑफ विच 1 विल बी सच पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड. वो फॉरेन कंपनी के सेक्शन 380 में पढ़ते हैं. एक इंसान बेसिकली इंडिया वाला होना चाहिए. पक्का? गुड क्वेश्चन. बिकॉज इसमें कमिटी में लोग फंसेंगे, मैं बता रहा हूं. एक डायरेक्टर को रेसिडेंट दिखा रहा है, एक को नॉन रेसिडेंट दिखा रहा है. एक इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं आप 380 में फॉरेन कंपनी में, जो आपके सब कम्युनिकेशन और को पाता है. ड्राम वर्क्स लिमिटेड, पता नहीं अजीब नाम दिया हुआ है. व्हाट विल बी देयर सीएसआर स्पेंडिंग. इतने सालों का दिया हुआ है और इनको अब निकालना है 15-16 में क्या स्पेंडिंग होगा. तो पहले तो ये लॉस प्लस 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 और फिर डिवाइडेड बाय 3 करके इंटू 2%. कई लोगों को लगता है कि स्पेंडिंग करना ही नहीं होगा बिकॉज पिछले 1 साल में लॉस हो गया. एवरेज नेट प्रॉफिट्स पर एवरेज निकालो, फिर उस पर 2% करो. ये 2013 में हुआ था. इन 2015 क्या उसको सीएसआर स्पेंड करना है? क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है किताब में. यस, हैव टू स्पेंड. क्योंकि आजकल नियम क्या चल रहा है, अगर 3 साल नहीं हुआ है, एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड जो आपको बना हुए हो गया हो उसमें करना पड़ेगा. तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा. तो अगर किसी के बुक में मैं ऑलरेडी ठीक करवा दूंगा, किसी की अगर मिसप्रिंट है प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट. बाकियों में मैंने ठीक कर भी दिया होगा तो आप समझ जाएंगे. फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. एंड लोग सीएसआर करना चाहते हैं, वो किस एरिया में करेंगे? अपने लोकल बिजनेस ऑपरेशंस में करेंगे जो उनके आसपास हो. ओवरसीज स्पेंडिंग लेआउट. आप इंडिया के बाहर अगर सीएसआर करते हैं, वो सीएसआर नहीं है, पर उसमें एक एक्सेप्शन था. आप ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल फॉर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स के लिए अगर उनको बाहर ले जाके ट्रेनिंग करते हैं, एमसीए रूल्स में लिखा था, दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन. वरना इंडिया के बाहर आप सीएसआर करते हो तो वो सीएसआर स्पेंडिंग नहीं माना जाता है. इंटेल लिमिटेड, यूएस बेस्ड कंपनी, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, हैव द फॉलोइंग डिटेल्स. बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. क्या इनको करना पड़ेगा? एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग? डायरेक्ट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है. यूएसए वाला इनके प्रॉफिट्स क्या है? ये है इनका यूएसए वाला और ये उनका इंडिया वाला. तो हमें कौन सा वाला देखना है? हमें इनका इंडिया वाला देखना है, यूएसए वाला नहीं देखना है. ठीक है, ये कर लेना होमवर्क में. आप एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी और कंप्यूटर एम्प्लॉयज को दे रहे हैं एजुकेशन और के लिए, तो ये सीएसआर नहीं माना जाएगा. एज पर एमसीए रूल्स जरूर लिखना चाहिए. जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप एक्टिविटी करते हैं, दैट इज नॉट सीएसआर. क्वेश्चन 10, कंपनी सीएसआर करना चाहता है बट वो उनका खुद का कोई ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है,
तो वो क्या बाहर से सीएसआर करवा सकता है? गुड क्वेश्चन, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था या पहले भी कभी पढ़ा था। आप बाहर भी सीएसआर स्पेंडिंग कर बाहर से भी करवा सकते हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर कोई गवर्नमेंट की बनाई हुई हो उसके थ्रू भी कर सकते हो, या मार्केट में कोई और बनाया हो उसके थ्रू भी कर सकते हो। उसमें पर याद रखना, कोई और के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू करते हो नो इशू, अपना बनाया हुआ कोई सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू करते हो नो इशू, पर आपकी तो है नहीं, तो यू कैन ऑल्सो गेट इट डन थ्रू एनी अदर सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जिसके पास एक्सपीरियंस हो सिमिलर टाइप का सीएसआर एक्टिविटी करने का फॉर लास्ट 3 इयर्स से आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो तो भी आप कर सकते हो। एंड वो जो ट्रस्ट सोसाइटी है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लियो ई फॉर्म CSR 1 फाइल करके। 2 कंपनीज मिलके सीएसआर करना चाहती है तो ये अनकॉमन क्वेश्चन है, ये भी अलाउड है, अंडरस्टूड। दोनों अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली रिपोर्ट करेगी ऑन सच प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो 2 कंपनीज मिल के भी कर सकती है, बट दोनों अपने अपने यहां सेपरेट रिपोर्टिंग करेगी। उस दिन मैंने मार्क करवाया था आपको क्लास में भी कि यू कैन डू इट। उसी तरह एक मल्टीनेशनल सीएसआर कंपनी, ये सीएसआर एक्सपेंडिचर वर्ल्ड वाइड की है, जो इंडिया में करेंगे ना उसको हम काउंट करेंगे, हम ये बाहर ओवरसीज वालों को काउंट नहीं करेंगे। ये कंपनी ये टाइप का सीएसआर एक्सपेंडिचर कर रही है, पर अगर आप क्वार्टर बना रहे हैं रहने के लिए, एम्प्लॉयज के लिए होगा ये, तो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए अगर आप क्वार्टर बना रहे हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सीएसआर एज पर एमसीए रूल्स। वर्ड लिखना पढ़ा था हमने उस दिन, ये पढ़िए। अब ये देखो, ये एक अच्छा चीज है, स्टार्ट रीडिंग, दिस इज अ गुड थिंग। लिखो गुड, टिपिकल नॉट गुड, इट्स एक्चुअली वेरी अनकॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, पॉलिटिकल पार्टी तो इजी है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन इज वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल 7। नो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक एक्ट अंडर, इट इज एन एक्ट अंडर कंपनीज एक्ट। वर्ड हटाओ। तो जब कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के अंदर आप खर्चा कर रहे हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सीएसआर। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट और एनी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, तो उसको हम सीएसआर नहीं मानेंगे। 17 को लिखो टिपिकल। व्हाट इज द अपर लिमिट? इसका आंसर है 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर। तो कोई बुक्स में अगर ऑलरेडी मैंने ठीक करवा दिया देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। 19 लिखो टिपिकल। और शेड्यूल 7 की लिस्ट को भी एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसमें से कौन सा आइटम आपके आ जाएगा ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन 20 को लिखो गुड। ये नेट प्रॉफिट्स के बारे में, बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में, बहुत कुछ इसमें अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और बाकी बहुत डायरेक्ट है। सो आइए, तो मैं वो 3 क्वेश्चंस आपको वापस करवाना चाहता हूं, फुल पेज वंस। AJ Limited established a CSR training institute so that their own personnel as well as outsiders can get trained for CSR activities. The CSR expenditure in that financial year इतना है and expenses इतना है। तो कंपनी कई बार अपना CSR कैपेसिटी खुद के पर्सनल का एज वेल एज अदर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज के ऊपर खर्चा करती है, बट ऐसे खर्चे इतना % के ऊपर नहीं जा सकता है। और यहां पर जो परसेंटेज आप देख रहे हो वो ज्यादा हो रहा है, सो ये करेक्ट नहीं है। यू कैन नॉट क्लेम इट एज CSR एक्सपेंडिचर। पक्का एवरीवन? तो ये टिपिकल है, ऐसे एक पॉइंट बड़े क्वेश्चन में घुसा देगा तो आपको ये परसेंटेज देखना पड़ेगा, यहां से भी कुछ हलचल मचने का अच्छा चांस है, डोंट फॉरगेट। उसके अलावा आप देखोगे यहां पर ये फूड एडल्ट्रेशन वाज अ गुड वन। इंप्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट में इतना मैं दे रहा हूं, वो तो कोई एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर या कोई एक्ट के फुलफिलमेंट के लिए आप दे रहे हैं, तो यू कैन नॉट मिस इट। एक फॉरेन कंपनी अपने इंडियन सब्सिडरी को पैसा भेज रही है सीएसआर के लिए, और क्या वो इंडियन सब्सिडरी उसको सीएसआर के रूप में क्लेम कर सकती है वो पैसा को खर्चा करके?
तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर एक्टिविटीज इन इंडिया विल क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन कंपनी if they are routed through Indian company and the Indian company is also required to do, मतलब उस इंडियन कंपनी के ऊपर CSR ऑब्लिगेशन लागू हुआ था और उसको फंडिंग कहां से आया खर्चा करने के लिए, एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी के थ्रू. तो दिस इज गुड वन कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी. अच्छा क्वेश्चन है ये. जॉनसन लिमिटेड इज अ गुड क्वेश्चन कि इंडियन सब्सिडरी सीएसआर पे खर्चा कर रही है एंड सीएसआर पे जो खर्चा कर रही है उसके लिए करना पड़ रहा था उसको, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से उसके बहुत ज्यादा हो रहे थे सारे ट्रिगर लिमिट से ज्यादा, और पैसा उसको कहां से आया है, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय, फंडिंग कहां से आया है, इंडियन सब्सिडरी में जो खर्चा कर रहा है उसको खर्चा करने के लिए फंडिंग कहां से आ रहा है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी से, तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा एज सीएसआर एक्सपेंडिचर. रीड दिस लाइन, कॉपी दिस, लर्न दिस लाइन. ये बड़े क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स एग्जाम में बन सकते हैं. दिस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर बिग क्वेश्चन. तो ये सब बुक्स में वो वाले पैराग्राफ्स हैं जो उस दिन मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये पेंडिंग है, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में यहां करवा दिया हूं. पक्का एवरीवन? ये क्लीन गंगा, ये सब के ऊपर, फंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस है, आप देखोगे. एंड शेड्यूल 7 इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, याद रखिएगा. पक्का? अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 20. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. चलिए लेआउट. 6 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया. नेटवर्थ 650 करोड़ से ट्रिगर हो रहा है. नेट प्रॉफिट्स डाउनवर्ड ट्रेंड्स में था. एक रिटायर्ड जीएम वाज अपॉइंटेड टू एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ. और क्या क्या वो एडवाइस कर रहे हैं. नेट प्रॉफिट्स 2012-13 में 18 करोड़ थे, जिसे इंडिया के ब्रांचेस से भी थे, बाहर के ब्रांचेस से भी थे. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. तो मुझे कौन से वाले से मतलब होता है, इंडियन ब्रांचेस से. सिंस 2013-14 all the branches have not earned any profit. और बाद में तो ये हो गया, 12-13 में तो ये है, 13-14 में तो ऐसा है, और 13-14 onwards not earned any profits. 7 crores to the company and total expenses on traveling abroad where कुछ यहाँ मिसिंग है क्वेश्चन में, हम लोग मैच करते हैं एक बार. The company borrowed loan at a very high rate of interest which needs to be swapped with low rate. ये सब कंफ्यूज कर रहा है. Company has so far spent CSR expenses to the tune of 1.10% of the average net profits of the company during the 3 preceding years, which in view needs special attention. तो this is a good question. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है. पहले अगर जब इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, हमेशा पहले ट्रिगर लिमिट्स वाला पैराग्राफ के पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में क्या हुआ है, आपको कितना स्पेंड करना चाहिए था, ये सब दिखने लगा है. अगर वो नहीं करता है तो बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होते हैं विद रीजंस. एंड डेफिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स एज पर 198. एंड ये देखो, इट डज नॉट इंक्लूड, ये सब भी लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट्स फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच. So as per number 2, all branches have not earned any profit, meaning all the net profits are relating to overseas branches, and therefore it does not include any profits of overseas branch. So provisions of CSR for incurring expenses are not applicable. क्योंकि मुझे तो लास्ट 3 साल का देखना है. So it is clear though the company has spent 1.10%. Wow, very good question. आपको लगा होगा 2% नहीं किया, हम रात भर पड़े, मिनिमम 2% of average net profits of last 3 years होता है, पर 1.1% ही किया. आपको लग रहा होगा बहुत गलत हो गया. देयर इज नो वायलेशन. गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन. क्यों गजब क्वेश्चन है, वापस देखो. अगर मैं भी ले आऊं फुल पेज, तो यूजुअली जब कोई साल नहीं दिया रहता तो एग्जाम का साल हम लोग बेस मान लेते हैं. सपोज ये क्वेश्चन शायद क्या नाम है 16-17 के एग्जाम में आया था. ओके, तो उस साल में हम क्या देखेंगे, 15-16,
14-15 और 13-14 है ना। लास्ट 3 इयर्स तो ये होंगे 16-17 अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आप अगर एग्जाम 2026 में दे रहे हो तो आप ऐसे 3 साल पीछे जाओगे। नाउ व्हाट हैपेंड, यहां पे क्या लिखा हुआ है 13-14 ऑनवर्ड्स सिर्फ क्या हो रहा है, लॉस। ओ माय गॉड, तुम लोग क्या किए पता है, एग्जाम में वर्किंग नोट्स बनाए हो 2012-13 में ये हुआ है, 18 करोड़ पूरे वर्ल्ड का था ग्लोबल ऑपरेशंस, इंडिया वाला का अलग से निकाल रहे हो 35% कितना आ रहा है, भाड़ में गया। बिकॉज आपको तो ये 3 साल का देखना है और इन 3 सालों में आपके यहां लॉस है, तो सीएसआर स्पेंडिंग जो आपने किया है वॉलंटरीली वही बड़ी बात है। आप क्लेम नहीं कर सकते हो गए 2% कंट्रीब्यूट कर, यहां तो लागू ही नहीं हुआ है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, आई वुड से। बहुत बच्चे इसमें ना नर्वस हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होगा वहां नहीं बनेगा। सो आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन, बी वेरी वेरी केयरफुल। इट्स अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपके पुराने बुक्स में भी था, नहीं था तो अभी आपने देख लिया इस रिवीजन के दौरान। तो ये है सीएसआर, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो भी हमने आज कर लिए। फिर भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था सर सीएसआर में एक रिपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, सीएसआर रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए, तो आई जस्ट शो इट टू यू। अच्छा, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो खर्चा कर रहे हो वो भी आप सीएसआर में क्लेम नहीं कर सकते, याद आ गया था ना, क्यों? बिकॉज दैट्स अ एक्ट, कोई भी स्टैट्यूटरी उसके अंदर अगर करते हो तो वो नहीं चलेगा। एंड एक सीएसआर रिपोर्टिंग वाला, अच्छा जॉइंट सीएसआर स्पेंडिंग, आज हमने क्वेश्चन देखा था जिस चीज का बुक में मार्क नहीं है, दोनों अपने अपने उसमें रिपोर्ट सेपरेटली कर पाएंगे ना, जॉइंट सीएसआर स्पेंडिंग। आज हमने क्वेश्चन के द्वारा देखा, कंपनी सीएसआर कैपेसिटीज बिल्ड करने के लिए, ट्रेनिंग दिलवाने के लिए खर्चा करता है, बट ऐसे एक्सपेंडिचर 5% के ऊपर क्रॉस नहीं करने चाहिए। आज हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखा था, तो अपने अपने किताब में देखिए कहाँ दिया हुआ है, किसी के पेज नंबर्स अलग भी थे, तो जस्ट चेक इन योर बुक। ये तो आ रहा है, दिस इज कमिंग, कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और आप नहीं कर पाते हैं, पूरा अमाउंट शॉर्टफॉल हुआ इस साल, तो अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है 30 दिन के अंदर इस साल खत्म होते ही अनस्पेंड सीएसआर में भेजो, नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर खर्चा कर दो। नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अगर खर्चा नहीं कर पाते हो तो 3 इयर्स खत्म होने के 30 दिन के अंदर शेड्यूल 7 वाले आइटम पर आप कर सकते हो। और फिर नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, डिस्क्लोजर तो करोगे अलग बात है, बट विद इन 6 मंथ्स आप ट्रांसफर टू अ फंड मेंशन्ड इन शेड्यूल 7 लाइक पीएम केयर्स फंड। तो ये वाला हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन एग्जाम। और ये पेनल्टी का फिगर एक बार नजर डाल लीजिएगा। फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपने इंडियन सब्सिडरी के थ्रू भी करवा सकती है, जॉइंट सीएसआर स्पेंडिंग भी हो गया। सीएसआर रिपोर्टिंग मैंने बताया था, बोर्ड्स रिपोर्ट में तो होता ही है, फॉरेन कंपनी एक रिपोर्ट ऑन सीएसआर एनेक्जर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करती है कंपनी अपने कमेटी का वो पूरा कॉम्पोजिशन, क्या क्या सीएसआर पॉलिसी है, इट इज ऑल्सो डिस्क्लोज्ड ऑन वेबसाइट। और एक सीएसआर रिपोर्टिंग का मैंने देखा था, तो आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर वाली बात भी फिर से देख ली। और कई बार कंपनी है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक के थ्रू भी खर्चा करती है, वो सब बातें भी हमने पढ़ने के लिए आपको बोला था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है सीएसआर प्रोजेक्ट्स और के लिए। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग कि सब खर्चा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। बोर्ड विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक एनुअल प्लान बनाया जाता है कमेटी का, इसको रीड कर लीजिएगा, नथिंग ग्रेट। सरप्लस ऑन सीएसआर प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, और दिस इज इंपॉर्टेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर सीएसआर रिपोर्टिंग लर्न। हाँ, सीएसआर रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। बोर्ड्स रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर डालेगा हर बार अपने एनेक्जर में। फॉरेन कंपनी में बोर्ड्स रिपोर्ट नहीं जाता तो बैलेंस शीट के साथ एनेक्जर के रूप में आएगा। और हर कंपनी एओसी 4 के साथ एक अडेंडम ऐड करेगा सीएसआर 2। ये फॉर्म ऑन ये रिपोर्ट है ऑन सीएसआर, तो रिपोर्ट ऑन सीएसआर आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ भी जमा होता है एज एन अडेंडम। नाउडेज सीएसआर 2 नाम का फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी 4 के साथ जमा होता है एज एन अडेंडम। तो क्वेश्चन बना लेना या आपने रिवाइज कर लेना सीएसआर रिपोर्टिंग के बारे में। फॉरेन कंपनी में तो बैलेंस शीट के साथ ये एनेक्जर के रूप में जा रहा है, और एवरी कंपनी जो भी सीएसआर के अंदर गवर्नड है, एक सीएसआर 2 नाम का फॉर्म वो रजिस्ट्रार को जमा देगी एज एन अडेंडम टू एओसी 4। तो ये सीएसआर का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर डन। सो सीएसआर इज नाउ ओवर। ऑल द बेस्ट सीएसआर चैप्टर के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए।